What's happening? The guns, they're turning on us. Stop her! अस्सलामुअलैकुम। जीना ख्यालात से चौंक गई। उसका बाप कह रहा था, बेटी तुम आते ही कमरे में बंद हो गई हो। तबीयत तो ठीक है? बापू मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुरलीधर की दुश्मनी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। एक अय्याश आदमी भी मेरे आगे हाथ जोड़ने पर मजबूर हो गया। मुझ पर भगवान की कृपा है। वो आगे कहते कहते रुक गई। दिल ने कहा, भगवान की कृपा है कि उसने किबरिया को मदद के लिए भेजा। किबरिया ना होता तो क्या होता। दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। उसके बापू ने बाहर का दरवाज़ा खोला। गोपीराज आया था। उसने अंदर आकर कहा, मैंने सुना मुरलीधर आया था और सुहागन को जबरदस्ती कहीं ले गया था। उसने जीना के पास आकर पूछा, वो तुझे कहाँ ले गया था? वो सर झुकाकर बोली, क्या बताऊं, बड़े शर्म की बात है। वो मुझसे पेशा कराना चाहता था। गोपी राजा ने चौंक कर उसे देखा, फिर गरज कर बोला, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर तू मैली हो गई है तो तुझे भी मार डालूंगा। वो बोली, इतना गरजता क्यों है? भगवान ने मुझको सदा पवित्र रखने के लिए पैदा किया है। मैं मैली नहीं हो सकती। गोपी राजा ने अपने बाप को 1,000 का नोट निकाल कर देते हुए कहा, चाचा मेरे को भूख लगी है। शेरटन होटल यहाँ से दूर है, मगर मैं यहाँ का ही खाना खाऊंगा। तुम जाके ले आओ। उसका बाप रुपए लेकर चला गया। गोपी राजा ने दरवाजे को अंदर से बंद करके पूछा, तू सच बोल रही है? किसी ने तेरे को हाथ नहीं लगाया? मैं कभी झूठ नहीं बोलती। मैं शर्म वाली हूँ। मैली होने से पहले मर जाऊंगी। वो उसके पास बैठकर बोला, मैं हर महीने तेरे बापू को 10,000 देता हूँ। इन रुपयों से तुम बाप बेटी का खर्चा पानी चलता है। मैं तेरे बापू से बोल दिया हूँ कि तू 16 बरस की हो जाएगी तो तेरे साथ रात बिताऊंगा। वो उठकर उससे दूर होकर बोली, मुझसे ऐसी गंदी बात मत कर। तू जानता है मैं सदा सुहागन हूँ। जानता हूँ, पुराना पापी हूँ। तुझे पक्की सुहागन बना दूंगा। ये सब कहने की बातें हैं कि तू पवित्र रहने के लिए पैदा हुई है। उसने एक बाजू को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया, फिर कहा, वो कुत्ता तेरे को पेशा कराने ले गया था। अगर ऐसा हो जाता तो तू मेरे को झूठे खाने की तरह मिलती। क्या मैं झूठा खाने के लिए हर महीने 10,000 देता हूँ? उसने अपनी तरफ खींचकर उसके दूसरे बाजू को भी जकड़ लिया। आज मेरी आंख खुल गई है। मैंने देर की तो कोई दूसरा मजा लूट लेगा। मैं तेरे को अपने बंगले में ले जाऊंगा। अभी थोड़ा मजा चखने को दे। वो उसे दोनों बाजू में समेटना चाहता था। वो एक झटके से खुद को छुड़ाकर दूर हो गई। उसने कुछ सोचे समझे बगैर बेख्तियार पुकारा, अवतार कहाँ हो? मुझे बचाओ। गोपी राजा गुस्से से बोला, तेरे कितने यार हैं? ये अवतार कौन है? क्या तेरे बुलाने से वो आ जाएगा? बाहर का दरवाजा बंद है। वो बंद दरवाजे में तो क्या, पाताल में भी मेरी रक्षा के लिए आ सकता है। भगवान उसे मेरी मदद के लिए भेजता है। वो हंसते हुए बोला, फिर तो मैं देखूंगा कि भगवान कैसे भेजता है। वो बंद कमरे में कैसे आता है। वो पीछे हटती हुई बोली, देख गोपी, मेरे पास मत आ। मुझे हाथ मत लगा, नहीं तो पाप होगा। वो हंसता हुआ आगे बढ़ा। वो पीछे दीवार से लग गई। पीछे रास्ता रुक गया। वो दोनों बाजू इस तरह फैलाए हुए था कि वो दाएं या बाएं तरफ झुकती तो वह पकड़ लेता। वो भगवान को याद कर रही थी, बेख्तियार भगवान के अवतार को पुकार रही थी। गोपी ने आगे बढ़कर उसे दबोच लिया। वो चीखने लगी। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। फिर उसने अचानक ही उसे छोड़ दिया। वह दरवाजे की तरफ भागना चाहती थी। उसने फिर हाथ पकड़कर कहा, रुक जा, मेरे को सोचने दे। मैंने तेरे को दबोच के क्यों छोड़ दिया? वो उसे खींचकर बिस्तर पर ले आया। फिर दोनों हाथ जोड़कर बोला, मैं तेरे साथ कुछ नहीं करूंगा। तू मेरी बहन है। ये कहकर वो हैरान हुआ। फिर अपनी पेशानी पर हाथ मारते हुए बोला, ये मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरे को क्या हो गया? कभी पकड़ के छोड़ देता हूँ, कभी उल्टी बात करता हूँ। अब नहीं बोलूंगा। उसने पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। फिर उस हाथ को नचाने लगा। हाथ के साथ उसके पांव भी नाचने लगे। वो कमर मटकाने लगा। जीना खुश होकर बोली, देख देख, मेरे भगवान का अवतार आ गया। मर्द का बच्चा है तो आकर मुझे हाथ लगा। वो नाचते नाचते रुक गया। परेशान होकर बोला, क्या तू जादू जानती है? नहीं, मैं नहीं मानता। वो अचानक उस पर झपट पड़ा, लेकिन रास्ता बदल गया। वो दीवार से आकर टकरा गया। सिर्फ टकराना काफी नहीं था, उसने सर से दीवार को टक्कर मारी। एक के बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी से फिर सर चकरा गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो फर्श पर गिरकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। सर से बहने वाला लहू चेहरे को और गर्दन को भिगो रहा था। वो बोली, देख, मैंने तुझको हाथ नहीं लगाया और तू खून में नहा रहा है। वो फर्श पर पड़ा। उसे बेबसी से देख रहा था। उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ था। वो झुंझलाकर सोच रहा था कि जीना के साथ मनमानी क्यों नहीं कर पा रहे। उसका सुलगता हुआ हुस्न और चीखती हुई जवानी उसे भड़का रही थी। वो अपने इलाके का शहजोर था। एक मामूली लड़की से मात नहीं खाना चाहता था। इस बार उसने लिबास के अंदर से रिवॉल्वर निकाल लिया।
जीना सहम कर पीछे हट गई। वो तकलीफ से कराहते हुए उठकर बैठ गया। फर्श पर हाथ टेककर आहिस्ता आहिस्ता उठकर खड़ा हो गया। फिर डगमगाता हुआ एक कदम आगे बढ़कर बोला, तेरे अवतार की ऐसी की तैसी, मैं तुझे गोली मार दूंगा। उसका निशाना लेते हुए बोला, मारूं गोली? उसने सहम कर आवाज दी, अवतार तुम कहाँ चले गए? इसे रोको, ये मुझे मार डालेगा। वो रुक गया, फिर बोला, तेरा ये अवतार है कहाँ? एक बार सामने आ जाए तो फिर उसे गोली मारूंगा। दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। वो बोला, अच्छा तो वो बाहर था, अब आया है, मैं देखता हूँ साले को, दरवाजे पर ही गोली मारूंगा। वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर तेजी से चलता हुआ बाहर वाले दरवाजे पर आया, फिर इसे एक झटके से खोला। बाहर जीना का बाप हाथों में खाने की प्लेटें उठाए खड़ा था। गोपी राजा को खून में लहू लुहान देखकर हैरानी से बोला, ये क्या हो गया है? जीना भी दरवाजे पर आ गई थी। गोपी राजा ने उसे देखकर कहा, यह पवित्र है, मैं इसे मैली करना चाहता था। वह मकान से बाहर आकर चीख चीख कर बोला, लोगो यहाँ आओ, मेरे को देखो, मैं पापी हूं। ये सुहागन देखने में एक लड़की है, मगर हमारी समझ से भी ऊंची है। ये देवी है, देवी। गली में औरतों और मर्दों की भीड़ लग रही थी। वो इधर से उधर और उधर से इधर जाते आते बोल रहे थे, मेरी बहनों। वो इधर से उधर और उधर से इधर जाते आते बोल रहा था, मेरी बहनों और भाइयों, तुम सब नसीब वाले हो कि ये देवी तुम्हारे साथ रहती है। मैंने इसे हाथ लगाना चाहा, इसे मैला करना चाहा, देखो मेरी क्या हालत हुई है। भगवान ने इस अपराध की सजा दी है। मैं अपने ही खून में नहा रहा हूं। मैं कमीना हूं, कुत्ता हूं। मैं अपने आप को सजा दूंगा, तुम लोगों की आंखों के सामने अस्पताल जाऊंगा। ये कहते ही उसने अपने एक बाजू में गोली मारी, फिर एक टांग में गोली मारी। इसके बाद खड़ा न रह सका, जमीन पर गिरकर तकलीफ से तड़पने लगा। मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी हैरानी से यह तमाशा देख रहे थे। गोपी राजा के हवारी उसे उठाकर फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जा रहे थे। जीना अपने दरवाजे पर गुमसुम खड़ी हुई थी। मर्द और औरतें हाथ जोड़कर उसके करीब आ रहे थे और कह रहे थे, हम जानते हैं तुम अपने जन्म से पवित्र हो। आज यकीन हो गया है कि तुम एक लड़की के रूप में देवी हो। सभी उसकी तारीफ में कुछ न कुछ कह रहे थे और बड़ी अकीदत से उसके आगे सर झुका रहे थे। वो सोच के जरिए पुकार रही थी, अवतार तुम कहाँ हो? मुझसे बोलो, खामोश क्यों हो? उसे जवाब नहीं मिल रहा था। वो अपने अंदर उसका इंतजार कर रही थी। बार बार हवस परस्तों से उसकी आबरू बचाने वाला, उसे अपने लोगों की नज़रों में मान मर्तबा बढ़ाने वाला, उसे इंसान से देवी बना देने वाला उसके अंदर गुम हो गया था। उसके दिमाग में खामोशी थी, दिल में सन्नाटा था और आंखों से आंसू रवां थे। अरे नादान, जब रास्ते में कोई साया ना पाएगा या आखिरी दरख्त बहुत याद आएगा। सारी तदबीरें उल्टी हो गईं। आला बीबी की प्लानिंग थी कि फरमान को चंडाल जोगिया जादू के जरिए अपने पास बुला रहे, लिहाजा नीता को उसके दुश्मन जोगी बड़बोले के पास पहुंचा दिया जाए। इस तरह नीता और फरमान के दरमियान दूरी कायम रहेगी। वो जोगी बड़बोले के शिकंजे में रहकर कभी फरमान की सूरत नहीं देख सकेगी। लेकिन ऐसा न हो सका। आला बीबी ये नहीं जानती थी कि जोगी बड़बोला भी फरमान को अपने पास बुलाने के लिए वही मंत्र बहुत पहले पढ़ रहा है, इसलिए उसके मंत्रों ने फरमान को बहुत मुतासिर किया है। जब वो बड़बोले के पास पहुंचकर उसका गुलाम बन गया, तब एल्पा को मालूम हुआ कि अनीता और फरमान बिछड़ने के बाद फिर एक दूसरे के करीब पहुंच गए हैं। एल्पा ने आला बीबी के पास आकर कहा, अली गड़बड़ हो गई है, हमारी तदबीर उलट गई है। क्या हुआ सिस्टर? हमारी समझ में यह आ रहा था कि चंडाल जोगिया अपने काले अमल के जरिए फरमान को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। जोगी बड़बोला उसे अपनी तरफ बुलाकर अपना गुलाम बना चुका है। ऐसे ही वक्त अनीता वहां पहुंच गई। हम उसे फरमान से दूर रखना चाहते थे, लेकिन वह तवक्को के खिलाफ फिर उसके करीब पहुंच गया। वो दोनों इस वक्त एक गार में बड़बोले के सामने हैं। आली ने कहा, यह तो वाकई गड़बड़ हो गई। सोचा क्या था और हो क्या गया। फरमान को अनीता से दूर रहना चाहिए। हमने अनीता पर तनवीमी अमल कराया था, जिसके नतीजे में वो वहां पहुंच गई है। बड़बोला समझ रहा है कि चंडाल ने अपनी बेटी को वहां भेजा है और बेटी के जरिए उसके खिलाफ कुछ करने वाला है। इन दोनों जादूगरों को आपस में लड़ाना होगा। तुम अनीता के दिमाग में रहकर कुछ कर सकती हो। हाँ, एक अनीता ही जरिया रह गई है। वो बड़बोला फरमान के दिमाग को लॉक कर चुका है। मैं उसके अंदर नहीं जा सकूंगी। मैं यहाँ मम्मा और अदनान के मामलात में बहुत मसरूफ़ हूँ। प्लीज़ तुम अनीता के अंदर जाओ, उसे फरमान से दूर करो। एल्पा वहां से अनीता के अंदर आ गई। गार के अंदर जोगी बड़बोला जलते हुए लाव के सामने खड़ा था। उसके कदमों के पास फरमान गहरी नींद में था। उसके सर के करीब किसी मुर्दे की खोपड़ी बहुत हैबतनाक लग रही थी। उससे जरा फासले पर एक सर कटा बकरा दिखाई दे रहा था। अनीता एक तरफ खड़ी यह सारा मंजर देखकर परेशान हो रही थी। सोच रही थी कि वहां क्यों आई है। बड़बोला ये शुबा कर रहा था कि चंडाल जोगिया अपनी बेटी को वहां भेजकर उसके खिलाफ कोई ज़बरदस्त कार्रवाई करना चाहता है। उसने कहा, अपने बाप से बोल के वो तेरे अंदर रहकर मुझसे बातें करे। किबरिया ने अनीता पर तनवीमी अमल किया था। उसके जहन से उसके बाप और उसके महबूब
अनील यानी फरमान की पहचान मिटा दी थी। उसके दिमाग में आला बीबी के सिवा कोई नहीं जा सकता था। एल्पा इस वक्त आली का लबो-लहजा इख्तियार करके उसके अंदर पहुंची हुई थी। चंडाल उसे कह रहा था कि वो अपने बाप को अपने दिमाग में बुलाए। वो मासूमियत से बोली, मैं नहीं जानती, मेरा कोई बाप है, पता नहीं तुम किसकी बात कर रहे हो। वो कहका लगाकर बोला, मुझे उल्लू बनाती है साली, अपने बाप को नहीं पहचानती, अपने सियार को तो पहचानती है। उसने फरमान की तरफ इशारा किया। अनीता ने फरमान को देखकर पूछा, ये कौन है, इसे मेरा यार क्यों कह रहे हो? साली बहुत बनती है, एक्टिंग कर रही है, इसके साथ होटल में रहकर जवानी लुटा रही थी, अब इसे पहचानने से इनकार कर रही है। क्या तेरे बाप ने तुझ पर कोई अमल किया है? तेरे यार को तेरे दिमाग से मिटा दिया है? ये चक्कर क्या है? अनीता को याद आ रहा था कि उसने होटल का कमरा छोड़ते वक्त वहां एक बैग देखा था। उस बैग में मर्दाना ज़रूरत का सामान और कपड़े रखे हुए थे। उसने बड़बोले से कहा, भगवान के लिए मेरी बातों को सच मानो, मुझे ये बताओ, क्या होटल के कमरे में ये आदमी मेरे साथ था? मगर ये कैसे हो सकता है, मैं तो इसे पहचानती नहीं हूँ। जोगी बड़बोला उसे तवज्जो से देख रहा था। उसे कुछ कुछ यकीन होने लगा कि अनीता दुरुस्त कह रही है। वो महबूब को भूल गई है, लेकिन ये यकीन नहीं आ रहा है कि अपने बाप को भी भूल चुकी है। दुश्मनी ये सोचने पर मजबूर कर रही थी कि चंडाल जोगी अपनी बेटी अनीता को आलाकार बनाकर गार में उसके पास लाया है। उसके जरिए कोई जबरदस्त जादू करके फरमान को वहां से ले जाना चाहता है। फरमान ने आंखें खोल दी। थोड़ी देर तक चुपचाप पड़ा सोचता रहा कि वो कहाँ है। उसे एक गार दिखाई दे रहा था। सबसे पहले उसकी नज़र जोगी बड़बोले पर गई। वो उसे नहीं जानता था, लेकिन दिमाग उससे मुतासिर हो चुका था। उसने उठकर बैठते हुए बड़बोले के सामने सर झुकाते हुए दोनों हाथ जोड़ दिए। वो खुश होकर बोला, जय हो काली माता की, ये मेरा सेवक बन चुका है। अब चंडाल का बाप भी इसे यहां से नहीं ले जा सकेगा। आज मेरी जीत हुई है। वो दिल खोलकर कहके लगाने लगा। फरमान एक मुर्दे की खोपड़ी को और सर कटे बकरे को देख रहा था। फिर अलाव के लपकते हुए शोलों के आर पार उसकी नज़र अनीता पर गई। वो एकदम से चौंक कर खड़ा हो गया। जोगी बड़बोले ने अपने काले अमल से फरमान को अपना गुलाम बनाया था, उसके दिमाग को मुकफ्फल किया था। चूंकि वो टेलीपैथी नहीं जानता था, इसलिए उसके अंदर घुसकर उसके हाफजे को नहीं मिटा सकता था। उसके काले जादू का अमल बहुत महदूद था, इसलिए फरमान को पिछली तमाम बातें याद थीं। उसने हैरानी से अनीता को देखा, फिर उसकी तरफ पढ़ते हुए बोला, अनीता तुम यहाँ? वो उसके शाने पर हाथ रखना चाहता था। वो पीछे हटकर बोली, मुझे हाथ ना लगाओ, मैं समझना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये जोगी कह रहा है तुम मेरे साथ होटल के कमरे में थे, जबकि मैंने पहले कभी तुम्हें नहीं देखा। फरमान ने कहा, ये क्या कह रही हो? मैं तुम्हारा अनील हूँ। तुम्हारे भाई ने मुझे कत्ल किया था, मैंने मरने के बाद ये दूसरा जन्म लिया। मैं तुम्हारे साथ होटल के कमरे में था, फिर हम शॉपिंग के लिए गए थे। वहां तुम पर कातिलाना हमला हुआ था, मगर आली मेरे दिमाग पर कब्जा जमाकर मुझे तुमसे दूर ले गई थी। तुम्हारी ये सारी बातें दुरुस्त हैं, मुझे ये सब कुछ याद है, लेकिन ये नहीं मान सकती कि तुम मेरे पिछले जन्म के साथी हो। मैं तुम्हारे साथ होटल में वक्त गुजार चुकी हूँ, मैं तो यहाँ पहली बार तुम्हें देख रही हूँ। ओह गॉड, मालूम होता है तुम पर तनवीमी अमल किया गया है, मुझे तुम्हारे दिमाग से मिटा दिया गया है। वो जोगी बड़बोले के सामने हाथ जोड़कर बोला, महाराज क्या आपने इस पर अमल किया? नहीं, ये इसी के बाप की कोई चाल है, वो तुम्हें मुझसे छीन लेना चाहता है, उसी ने कोई अमल किया है। नहीं महाराज, इसका बाप चाहता है कि मैं इसके साथ जिंदगी गुजारूं, इससे शादी करूं। मैं उसका होने वाला दामाद हूं, वो मुझसे दुश्मनी नहीं करेगा। अनीता ने कहा, तुम दोनों कह रहे हो मेरा कोई बाप है, अगर है तो मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ? फरमान ने हैरानी से और फिर बड़बोले को देखा, फिर कहा, ये अपने बाप को भी भूल चुकी है। अब मेरी समझ में आ रहा है ये सब आली का किया धरा है। वो नहीं चाहती कि मैं अपनी अनीता के साथ रहूं, इसलिए वो मुझे इससे दूर ले गई है। एक होटल में मुझ पर तनवीमी अमल करना चाहती थी, मगर मैं वहां से भागकर महाराज आपके पास आ गया। जोगी बड़बोले ने आली को उस मार्केट में देखा था जहां अनीता पर कातिलाना हमला हुआ था। आली ने तन्हा दुश्मनों की पिटाई की थी, अनीता को एक हाथ मारकर बेहोश किया था, फिर फरमान को अपने साथ ले गई थी। ये बातें याद आई तो बड़बोले ने कहा, अनील तुम मेरे सेवक हो, ठीक कह रहे हो। उस लड़की आली ने अनीता की खोपड़ी घुमाई है, इसकी खोपड़ी से इसके बाप और तुमको मिटा दिया गया, और मैं बेवजह चंडाल पर शुबा कर रहा था। फरमान सर झुकाकर बोला, महाराज आप हुक्म देंगे तो मैं इसके अंदर जाकर अपने अमल से आली के अमल को मिटा दूंगा। वो सोचने लगा, फिर बोला, नहीं तुम अमल करोगे तो ये अपने भूले हुए बाप को पहचान लेगी। ये ना पहचाने तो अच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये मुझे पहचान ले। ये मेरी मोहब्बत है, मेरी जान है। पहले मैं अपने अमल से इसको अपनी दासी बनाऊंगा, फिर इसको हुक्म दूंगा तो ये तुमसे मोहब्बत करने लगेगी। फरमान नहीं चाहता था कि बड़बोला उसे अपनी दासी बनाए, लेकिन वो खुद उसका दास यानी गुलाम था। उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता था। उसका गुलाम जहन उससे बगावत नहीं कर सकता था। उसने मजबूरन सर झुका लिया।
एल्पा नहीं चाहती थी कि फरमान या बड़बोला अनीता पर अमल करे और अनीता फिर फरमान की तरफ माइल हो जाए। बड़बोले ने अनीता को ज़मीन पर लेटने का हुक्म दिया। उसने एल्पा की मर्जी के मुताबिक कहा, मुझ पर कोई हमला करो, पता नहीं तुम दोनों मेरे साथ क्या करना चाहते हो। वसते हुए बोला, तुम सुंदर हो, तेरा जोबन बड़ा मतवाला है, मैं तेरे को दासी बना के दिल भर के मजा लूंगा, फिर तेरे को अनील के हवाले कर दूंगा। फरमान ने तड़प कर कहा, महाराज ऐसा मत बोलो, अनीता सिर्फ मेरी है, इसे हाथ लगाने की बात ना करो। वो घूर कर बोला, ए खबरदार, तू मेरा कुत्ता है, क्या मेरे ऊपर भौंकेगा या मेरे सामने दुम हिलाएगा। उसने ताबेदार की तरह सर झुका लिया, लेकिन उसका दिल अनीता के लिए तड़प रहा था। इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि बड़बोला उसकी महबूबा की इज्जत से खेलना चाहता था। वो बहुत मजबूर था, गुस्सा नहीं दिखा सकता था, अपने आका के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता था। एल्पा को उसके अंदर जाने का मौका मिलता तो वो उसके दिमाग से गुलामी को ख़त्म करने की कोशिश करती, लेकिन बड़बोले ने उसके दिमाग को लॉक कर दिया था। उसने अनीता को उसकी तरफ माइल किया। वो फरमान के करीब आकर बोली, मेरे अंदर आओ। फरमान उसके अंदर आया। एल्पा ने अनीता के लहजे में कहा, अगर तुम मेरे सच्चे प्रेमी हो तो इस बदमाश से मेरी इज्जत बचाओ। बड़बोले ने डपट कर कहा, ए अनिल, ये तुझे अपने अंदर बुला रही है, ये क्या बोल रही है। अनीता की सोच ने कहा, तुम्हें मेरी कसम है, इससे झूठ बोलो। वो हिचकिचाते हुए बोला, तुम्हारा दास हूं, तुम्हारी इजाजत के बगैर इसके अंदर नहीं जाऊंगा। शाबाश, अब इसको पकड़ के जबरदस्ती जमीन पर लिटा दे, इसको पकड़ के रख, मैं मंत्र पढ़ूंगा। ये सुनते ही अनीता ने अलाव की एक जलती हुई लकड़ी पकड़कर खींच ली। इस आग से बड़बोले पर हमला किया। वो भागता हुआ चीखता हुआ बोला, अनिल, मैं हुक्म देता हूं, इसे पकड़ ले, इससे आग छीन ले, ये साली बहुत जोर दिखा रही है। फरमान उसे पकड़ने के लिए आया। उसने जलती हुई लकड़ी से उस पर भी हमला किया। वो पीछे हट गया। वो भागती हुई गार से बाहर जाने लगी। बड़बोला चीखने लगा, इसे पकड़ो, इसको भागने मत दो, नहीं तो साली अपने बाप के पास पहुंच जाएगी। फरमान उसके पीछे दौड़ता हुआ गार से बाहर आया। वो गार में जलती हुई लकड़ी लिए दूर खड़ी थी। उससे बोली, मैं भागती रहूंगी, तुम मेरे पीछे आहिस्ता आहिस्ता दौड़ो, हम इस पाखंडी से दूर हो जाएंगे। वह फिर भागती हुई बोली, मेरे दिमाग में आते रहो, मेरी बातें सुनते रहो। वो दोनों आगे पीछे दौड़ने लगे। वो उसके दिमाग में पहुंचकर बोल रहा था, अनीता, वापस आ जाओ, मैं इसका ताबेदार हूं, इसे धोखा नहीं दूंगा। तुम कैसे प्रेमी हो, मेरी इज्जत बचाने के लिए मेरी ज़रा सी बात नहीं मानोगे। तुम कोई एक बात मना लो, उसके बाद फिर कोई बात नहीं मानूंगा, तुम्हें पकड़कर कार में ले जाऊंगा। चलो, मेरी एक बात मान लो, मुझे अपने दिमाग में आने दो। इसका मतलब है तुम्हारे अंदर आली बोल रही है। मेरे अंदर कोई भी बोले, अभी तुम्हें मेरी इज्जत बचाना है। अगर आली तुम्हारे अंदर आकर मेरी इज्जत बचाएगी तो क्या तुम उसे आने नहीं दोगे? क्या मेरी इज्जत लुटने दोगे? वो दौड़ते दौड़ते रुक गया। हाँफते हुए बोला, तुम नहीं जानती, वो फिर मुझे तुमसे छीन कर ले जाएगी। अभी वो शैतान मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं, क्या तुम यही चाहते हो? अच्छा आओ, आली से बोलो वो हम दोनों से दुश्मनी ना करे। एल्पा ने उसके अंदर आते ही जलजला पैदा किया। वो चीखें मारते हुए जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। बड़बोला गार से निकलकर उन्हें ढूंढ रहा था। फरमान की चीखें सुनकर वो आवाज की सिमत दौड़ता हुआ जाने लगा। एल्पा ने कहा, नीता, वो दुश्मन आ रहा है, उसे आने दो, मगर गार में वापस ना जाने दो, वरना वो फिर काले मंत्र पढ़कर तुम्हारे अनिल को अपना गुलाम बना लेगा। बड़बोला दौड़ता हुआ फरमान के पास आया। उसे जमीन पर तकलीफ से तड़पता देखकर परेशान होकर बोला, अरे तुमको क्या हुआ है? क्या मर्द हो के एक लड़की से मार खा रहे हो? उठो और उस साली को पकड़ो। वो उठकर बैठ गया। सर की तकलीफ में कुछ कमी हुई थी। एल्पा ने पूछा, क्या तुम अब भी इसके जादू से मुतासिर हो? वो दोनों हाथों से सर को थामे हल्की हल्की तकलीफ महसूस कर रहा था। वो सोच रहा था, हाँ, मैं बड़बोले का गुलाम बना हुआ था, क्या अब भी उसके जेरे असर हूं? बड़बोला उसकी खैरियत मालूम करने करीब आना चाहता था। अनीता ने जलती हुई लकड़ी से हमला किया। वह दूर भागकर एक जगह रुक गया, फिर बोला, मैं तुझे यहां से भागने नहीं दूंगा, इस आग से क्या डराती है? अभी तेरा यार तुझे पकड़कर मेरे स्थान में ले जाएगा। अनिल, मैं हुक्म देता हूं, इसे पकड़ लो। फरमान ने अचानक ही दौड़ते हुए उस पर छलांग लगाई, फिर उसे जमीन पर गिराकर उसकी पिटाई करने लगा। वो मार खाते हुए चीख रहा था, तू मेरा दास है, मेरा कुत्ता है और मुझे काट रहा है। मैं अपने मंत्रों से तुझे भस्म कर दूंगा। फरमान ने कहा, कुत्ता तू है, तेरे जादू का तोड़ हो चुका है, अब मैं तुझे तोड़ मरोड़ कर रख दूंगा। वो खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, छोड़ दे मुझे, मुझे अपने स्थान में जाने दो। उसने अनीता के हाथ से जलती हुई लकड़ी लेकर कहा, अब तू गार में जाकर भी मंत्र नहीं पढ़ सकेगा। उसने जलती हुई लकड़ी की आग उसके मुंह में ठूंस दी। वो तकलीफ और जलन से तिल मिलाने लगा। वह जमीन पर दीदे फैलाए पड़ा था। फरमान ने एक बहुत भारी पत्थर दोनों हाथों से किसी तरह उठाया, फिर उसके सर पर दे मारा। उसके मुंह से चीख भी ना निकल सकी। वो थोड़ी देर तक तड़पने के बाद हमेशा के लिए साकित हो गया। एल्पा ने कहा, नीता, ये तुम्हारा अनिल है, इसके पास जाओ। वो दौड़ते हुए आकर फरमान से लिपट गई।
एल्पा ने आला बीबी के पास आकर उनके हालात बताए, फिर कहा, तुम फरमान को से दूर करना चाहती हो। मैं ऐसा कर सकती थी, लेकिन मेरे और तुम्हारे अंदर की औरत ये गवारा नहीं कर सकती थी कि अनीता की इज्जत आबरू 2 कौड़ी की हो जाए। मैंने उसकी इज्जत रखने के लिए दोनों को फिर से मिला दिया है। आली ने कहा, सिस्टर तुम बहुत अजीम हो। हम अनीता की मुखालफत कर रहे थे, लेकिन उसकी इज्जत के दुश्मन नहीं थे। दोनों को एक जान दो कालिब होने दो। मैं फरमान की खुशी और सलामती चाहती हूँ। आइंदा अनिल बनकर उसे हमें नुकसान नहीं पहुंचेगा तो मैं उसे उसके हाल पर छोड़ दूंगी। जहाज के तमाम मुसाफिर उस जंगल से निकलकर बखैरियत चिल्ली पहुंच गए। ब्राजील का गवर्नर अपने बेटे को गले लगाकर चूमने लगा, मेरा शुक्रिया अदा करने लगा। जैक केलर और महाधाबी उस गवर्नर से $10 लाख का मुतालबा कर रहे थे। दहशतगर्दों का सरगना किंग बोगार्ड अपने भाई और जांबाजों की रिहाई का मुतालबा कर रहा था। मैंने उन सबके मुतालबात को खाक में मिला दिया। गवर्नर को ना तो $10 लाख अदा करना पड़े, ना ही सजाए मौत पाने वाले कैदियों को रिहा करना पड़ा। उसने तमाम मुसाफिरों को सही सलामत उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया। उनके रिश्तेदार उन्हें गले लगाकर खुशी से रो रहे थे, मुझे दिल से दुआएं दे रहे थे। सोनिया और अदनान भी चिली पहुंचकर एक होटल में काम कर रहे थे। पारस और पोरस फ्लाइंग कंपनी के एक हेलीकॉप्टर में उन्हें लेने आ रहे थे। आला बीबी और किबरिया बहुत खुश थे। उन्होंने कहा था कि पारस और पोरस के आने तक वो ख्याल ख्वानी के जरिए अपनी मम्मा और अपने भतीजे अदनान के पास रहेंगे। सोनिया ने मुझसे कहा, एक तवील अरसे के बाद मैं अपने बच्चों से मिल रही हूँ। दिन रात भटकने के बाद मुझे अपनों की मोहब्बतें मिल रही हैं। मैं कितनी खुश हूँ ये बयान नहीं कर सकती। मेरी जान, मैं तुम्हारे अंदर रहकर तुम्हारी बेहदो हिसाब मुसरतों को समझ रहा हूँ। बच्चों से तो तुम मिल ही रही हो। ये बताओ मेरी आगोश में कब आ रही हो? वो शर्माते हुए बोली, बेशर्मी की बातें ना करो। अभी मैंने पूरी यकीन के साथ तुम्हें अपना मजाजी खुदा तस्लीम नहीं किया है। पहले मैं बच्चों से मिलूंगी, फिर बाबा साहब के दायरे में जाकर जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी से मुलाकात का शरफ हासिल करूंगी। जब वो तस्दीक करेंगे कि तुम मेरे मजाजी खुदा हो, तब मैं तुम्हारे पास आऊंगी, यानी 5वें दिन आओगी। किसी से सुन लिया होगा, जिंदगी 4 दिन की होती है। वो हंसने लगी। आला बीबी ने आकर कहा, ब्रदर्स पारस और पोरस के पास गई थी। ठीक 1 घंटे बाद उनका हेलीकॉप्टर पहुंचने वाला है। क्या आप उन्हें रिसीव करने जाएंगी? वो अपनी जगह से उठती हुई बोली, हाँ, मैं उन्हें देखने के लिए बेचैन हूँ। अभी यहाँ से निकलती हूँ। वो स्वीट के बेडरूम में आई। अदनान को साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन वो सो रहा था। वो बोली, पता नहीं सो रहा है या यूं ही आंखें बंद किए पड़ा है। बेटे अदनान, उसने आवाज़ दी। मैंने उसके अंदर पहुंचकर देखा, वो गहरी नींद में था। सोनिया, ये वाकई सो रहा है, इसे सोने दो। मैं इसे तनहा छोड़कर नहीं जाऊंगी। किबरिया ने कहा, हम में से कोई ना कोई ख्याल ख्वानी के जरिए इसकी निगरानी करता रहेगा। सोनिया ने कहा, मैं चेंज करने जा रही हूँ, यहाँ से जाओ। आला बीबी और किबरिया मेरे पास आ गए। किबरिया ने कहा, पापा मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं जाना चाहता हूँ। मैंने पूछा, आजकल कहाँ मसरूफ़ हो? इंडियन पुलिस और इंटेलिजेंस वालों से होशियार रहा करो। मैं जर्मनी की एक दवा साज कंपनी में शेयर होल्डर हूँ। मुंबई में कभी कोई मुझ पर शुबा नहीं करेगा। आली ने कहा, पापा ये एक अजीबोगरीब लड़की के चक्कर में है। ज़रा पूछे तो वो कौन है? पापा, ये आली यूं ही बकवास करती है, कोई ख़ास बात नहीं है। वो बात यह है कि आली ने कहा, वो लड़की है ना लड़का, उसे सदा सुहागन कहती हैं। ओह, मैंने संजीदगी से कहा, हमारी दुनिया में कभी कभी ऐसी हस्तियां पैदा होती हैं। तुम उस लड़की के बारे में किस हद तक जानते हो? क्या पैदाइश के बाद बचपन में ही उसका ऑपरेशन कराया गया था? मैंने इस सिलसिले में उससे कुछ नहीं पूछा, उसके ख्यालात पड़े हैं। ऐसी कोई बात मालूम नहीं हुई कि कभी उसका ऑपरेशन किया गया हो सकता है उसे अपने बचपन की बातें याद ना हो। उसके बुजुर्गों के ख्यालात पढ़कर मालूम करो। मैं मालूम करूंगा। वैसे क्या ऑपरेशन ज़रूरी होता है? होना चाहिए, वरना जवान होने के बाद उसकी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि उसका नामुकम्मल वजूद शौहर के लिए बेमसरफ होता है। ठीक है, मैं इस सिलसिले में मालूमात हासिल करूंगा। वो चला गया। सोनिया लिबास बदल कर आई। मैं अदनान के ख्वाबीदा दिमाग में था। उसने पूछा, कोई मेरे पोते के पास है या नहीं? आला बीबी ने कहा, हम मौजूद हैं। मैं आपके साथ रहूंगी, पापा अदनान के पास रहेंगे। ये कहीं जाना चाहेंगे तो मैं अदनान के पास चली जाऊंगी। सोनिया एक परस उठाकर स्वीट का दरवाज़ा खोलकर चली गई। वक्त कुछ ज़्यादा नहीं गुजरा, सिर्फ 15 मिनट गुजरे और मैं चौंक गया। अदनान के जहन में ख्यालात गड़बड़ होने लगे। उसका जहन किसी एक ख्याल या ख्वाब पर मरकूज नहीं था। मैंने आवाज़ दी, अदनान बेटे। एक नहीं कई बार आवाज़ें दी। मेरी सोच की लहरें उसे सुनाई नहीं दे रही थीं। ऐसे वक्त कोई भी उसके अंदर रहकर ये मालूम नहीं कर सकता था कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। मैंने सोनिया के पास आकर कहा, फ़ौरन वापस आओ। अदनान के अंदर मुख्तलिफ ख्यालात एक दूसरे से उलझ रहे हैं। अब उसकी कोई एक सोच की लहर भी नहीं पड़ी जा रही। वो फ़ौरन ही कार को वापस मोड़कर तेज़ी से ड्राइव करते हुए होटल के उस स्वीट में आई। वहाँ बेडरूम खाली था। वो बिस्तर पर नहीं था, बाथरूम में भी नहीं था। वो उसे आवाज़ें देती हुई हर जगह ढूंढ रही थी।
मेरे पोते के पाँव में चक्कर था, एक जगह ठहरता नहीं था। अब पता नहीं वो कहाँ भटकने वाला था, हमें कहाँ तक भटकाने वाला था और क्या गुल खिलाने वाला था। सोनिया उसे होटल के अंदर और बाहर अच्छी तरह ढूंढ चुकी थी, वो कहीं नजर नहीं आया। मैं और आले बीबी सोनिया के अंदर थे। हमने ख्याल ख्वानी के जरिए अदनान के अंदर पहुंचने की कोशिश की थी, मगर उसके अंदर मुख्तलिफ ख्यालात गडमड हो रहे थे। वो किसी एक ख्याल पर मरकूज नहीं हो रहा था। इस तरह हम ये मालूम नहीं कर सकते थे कि वो कहाँ है और क्या करता फिर रहा है। आला बीबी ने कहा, मम्मा समझ में नहीं आता, यह अचानक ही कहीं भटकने के लिए क्यों चला जाता है। सोनिया ने कहा, जहां तक मैं समझती हूँ वो बेमकसद नहीं भटकता है। उसने मुझसे कहा था कि उसकी माँ जिंदा है और वो उसे ज़रूर मिलेगी, इसलिए वो बेख्तियार उसे ढूंढने निकल पड़ता है। मैंने कहा, अगरचे हमारा पोता बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे रहा है, लेकिन वो जहनी तौर पर बच्चा है। वो नहीं जानता कि उसकी माँ मर चुकी है। मरने वाले दोबारा इस दुनिया में नहीं आते। सोनिया ने कहा, मैंने उसे कहा था कि उसकी माँ मर चुकी है, वापस नहीं आएगी, लेकिन वो बज़िद है। उसने बड़ी यकीन से कहा था कि वो अपने अंदर उसकी आवाज़ें सुनता है, वो जो कहती है उसी के मुताबिक अमल करता रहता है। ये बात अजीब सी थी, नाकाबिल यकीन थी। पता नहीं वो अपने अंदर किसकी आवाज़ें सुनता था, कोई उसके अंदर बोलती थी। ये सोचा जा सकता था कि कोई टेलीपैथी जानने वाली उसके अंदर बोलती है, उसे किसी एक जगह रहने नहीं देती, अपनी मर्जी से इधर से उधर पहुंचाती रहती है। अगर कोई टेलीपैथी जानने वाली थी उसके अंदर बोलती रहती थी तो उसका मकसद क्या हो सकता था। वो एक बच्चे को क्यों ख्वामखा भटका रही थी, उससे क्या हासिल करना चाहती थी। देखा जाए तो वो टेलीपैथी जानने वाली कुछ हासिल नहीं कर रही थी, बल्कि अदनान को फ़ायदा ही पहुंचा रही थी। उससे दुश्मनों से महफूज रखती थी, उसके ज़रिए हमारे भी काम आ रही थी। क्या वाकई कोई टेलीपैथी जानने वाली उसके अंदर आती थी? हमारा टेलीपैथी जानने वाला अब्दुल्ला कई बार अदनान के अंदर जाकर उसके ख्यालात पढ़ता रहा था। मैंने उसे बुलाकर पूछा, जब तुम उसके अंदर जाते हो तो क्या किसी टेलीपैथी जानने वाले की आवाज़ सुनते हो? नो सर, मैंने अदनान बाबा के अंदर रहकर कभी किसी को बोलते नहीं सुना। मैंने एक आध बार सैंडी ग्रे की आवाज़ें सुनी थी। मैं भी अदनान बाबा के अंदर कई बार बोलता रहा, लेकिन हमारी आवाज़ें जैसे दीवार से टकरा कर रह जाती थीं। अदनान बाबा ना तो हमारी बात सुनते थे और ना ही उन पर किसी की ख्याल ख्वानी का असर होता था। सोनिया ने कहा, मैं नहीं मानती कि कोई ख्याल ख्वानी करने वाली मेरे पोते के अंदर आती है। मेरा पोता आम बच्चों से मुख्तलिफ है, वो एक गैर मामूली बच्चा है। कुदरती हालात के ज़रिए असर रहते हैं, उसे आगे ही हासिल होती है और वो उसी के मुताबिक अमल करता रहता है। आला बीबी ने कहा, मम्मा जब आप होटल से निकलकर एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी तो उस वक्त अदनान गहरी नींद में था। मैंने और पापा ने भी उसके दिमाग में झांक कर देखा था, वो इत्मीनान से सो रहा था। हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो अचानक उठेगा और कहीं चला जाएगा। ऐसा लगता है वो सोने ही रहा था, हमें धोखा दे रहा था। आपके होटल से बाहर जाते ही वो भी उठकर कहीं चला गया। मैंने तायद की, हाँ ऐसा ही लगता है, जैसे वो हमें धोखा दे रहा था। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा था। अगर वो हमसे कहता कि उसे कहीं जाना है तो मैं उसके अंदर रहकर उसकी हिफाजत करता रहता, ये उसके लिए बेहतर होता। लेकिन वो तो हम सबसे बेनियाज है, हम में से किसी की मदद हासिल नहीं करना चाहता, वो किसी का मोहताज नहीं है। ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि अगर वो गहरी नींद में नहीं था तो हम ख्याल ख्वानी के जरिए धोखा कैसे खा गए। वैसे ये बात समझ में आ रही थी कि उसके चोर ख्यालात पढ़े नहीं जा सकते, मगर हमारा पोता अजीब है, हमारे लिए भी पुरस्कार बना हुआ है। ये बाद में मालूम होने वाला था कि उसने ऐसा क्यों किया था। बेहतर है कि यह हकीकत मैं अभी बयान कर दूं, ताकि मेरी ये दास्तान एक तसलसल से जारी रहे। जैसा कि मैं बयान कर चुका हूँ, जैक कैलर, महाधाबी और सैंडी ग्रे दी टेरर सप्लायर्स के 3 सरबराह थे। ये एशिया, यूरोप और अमेरिका में तमाम दहशतगर्दों को जदीद असला सप्लाई करके खूब माल कमाते थे। सैंडी ग्रे की शामत आई तो उसने अपने गलत मकासद के लिए अदनान को ट्रैप करना चाहा, फिर खुद ही अदनान के हाथों परेशान होने लगा, हत्ता कि वो मौत के घाट उतर गया। जैक कैलर और महाधाबी ये चाहते थे कि सैंडी ग्रे किसी तरह मारा जाए, वो पूरी अमेरिका की मार्केट पर अपना कब्जा जमा ले, वहां के दहशतगर्दों और बागियों को असलहा सप्लाई करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाते रहे। मुनाफा ऐसी चीज है जो दोस्तों को दुश्मन बना देती है। वो दोनों अगरचे सैंडी ग्रे के बहुत गहरे दोस्त थे, कारोबार में बराबर के शरीक, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल करने के लालच में उन्होंने दोस्त की पीठ में छुरा घोंप दिया। ऐसे वक्त वो दोनों सोनिया और अदनान के लिए भी मुसीबत बन सकते थे। उससे पहले ही मैंने उन दोनों को वार्निंग दी कि वो ब्राज़ील के जंगल से चले जाएं। वो किंग बोगार्ड और ब्राज़ील के गवर्नर से लाखों डॉलर्स का मुतालबा ना करें। पहले तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। जब मैंने उन्हें करोड़ों डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया, उनके असलहे के गोदाम को तबाह कर दिया, तब वो तौबा करने लगे। जहाज़ के तमाम मुसाफिरों को हलाक करने, लाखों डॉलर्स का मुतालबा करने से बाज आ गई। मैंने जहाज़ के तमाम मुसाफिरों को किंग बोगार्ड से भी निजात लाई, उन सबको बखैरियत चिल्ली शहर पहुंचा दिया। सोनिया और अदनान ने उसी शहर के एक होटल में क्याम किया था। पारस और पोरस उनसे मिलने के लिए वहां पहुंचने वाले थे और सोनिया उनका इंतजार कर रही थी।
बज़ाहिर सभी जिंदा सलामत वहां पहुंच गए थे। सोनिया और अदनान भी खतरात से निकल आए थे, लेकिन दरे पर्दा कुछ हो रहा था। जैक केलर ने कई लाख डॉलर्स का नुकसान उठाया था। महाधाबी ने उसे मशवरा दिया, फिलहाल फरहाद के सामने घुटने टेक दिए जाएं। हम नहीं जानते कि वो और उसके टेलीपैथी जानने वाले हमारे और कितने गोदामों का पता जानती हैं। अगर तुम दिल पर पत्थर रखकर इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त कर लो तो हमारे दूसरे गोदाम महफूज रह सकेंगे। उसने वाकई सब्र किया, अपने दिल पर जबर किया। मेरे मुकाबले पर मैदान छोड़कर चला गया। वो दोनों बुज़दिल नहीं थे। पहले ये यकीन करना चाहते थे कि हमारे तमाम टेलीपैथी जानने वाले उनके तमाम गोदामों का पता ठिकाना जानते हैं या नहीं। वो अपना तमाम माल दूसरी जगह मुंतकिल करके अपनी तमाम कमजोरियां दूर करने के बाद हमसे मुकाबला करने की जुर्रत कर सकते थे। वो बज़ाहिर वहां से चले गए थे, लेकिन चुपचाप ख्याल ख्वानी के जरिए किंग बोगार्ड और दूसरे मुसाफिरों के अंदर रहकर ये देख रहे थे कि हम वहां क्या कर रहे हैं। उनके शैतानी दिमाग में ये बात घुसी हुई थी कि बाजी उनके हक में पलट सकती है। वो किसी सुनहरी मौके से फ़ायदा उठा सकती हैं। जैक केलर अंदर ही अंदर तप रहा था, मुझसे इंतकाम लेना चाहता था। उसने महाधाबी से कहा, हमें बराह रास्त उससे मुकाबले पर नहीं आना चाहिए, लेकिन हम दरे पर्दा उसके खिलाफ बहुत कुछ कर सकते हैं। महाधाबी ने कहा, फिर तुम्हारे दिमाग में कीड़ा कुल बुला रहा है। तुम अपना करोड़ों का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। मुझे बताओ कि तुम दरे पर्दा क्या कर सकोगे। इस वक्त फरहाद की बहुत बड़ी कमजोरी हमारे सामने है। हमें मालूम है कि सोनिया अपने पोते के साथ चिल्ली के किसी होटल में क्याम कर रही है। हम बराह रास्त उन दादी पोते से दुश्मनी नहीं करेंगे, लेकिन दूसरों का अलहकार बनाकर उन्हें इस तरह मुसीबत में मुब्तला करेंगे कि फरहाद दिल मिलाता रह जाएगा। महाधाबी ने तायद की, हाँ, अगर फरहाद को पता ना चले कि उन पर हमारी वजह से मुसीबतें आई हैं, तो फिर हम उसकी इंतकामी कार्रवाइयों से महफूज रह सकेंगे। हम अपना दामन बचाकर ऐसा कर सकते हैं। जैक केलर ने कहा, फरहाद और उसके खास फैमिली मेंबर कभी मंजरेआम पर नहीं आते। जब कभी आते हैं तो मुख्तलिफ पहरूप में होते हैं। उन्हें पहचानना नामुमकिन सा हो जाता है। इस बार सोनिया और उसका पोता खुली किताब की तरह पहचाने जा रहे हैं, लिहाजा इस मौके से फ़ायदा उठा लेना चाहिए। वो दोनों सोचने लगे कि फौरी तौर पर क्या किया जा सकता है। बड़ी सोच विचार के बाद जैक केलर ने कहा, अमरीका और फरहाद की दुश्मनी बड़े अरसे से चली आ रही है। अगर अमरीकी अकाबरीन को यह मालूम हो जाए कि सोनिया अपने पोते के साथ चिल्ली के एक 5 स्टार होटल में है, तो वह फरहाद को कमज़ोर बनाने के लिए उन दोनों को ज़रूर ट्रैप करके अपना कैदी बनाने या फिर उन्हें मार डालने की कोशिश करेंगे। महाधाबी ने कहा, यह बेहतरीन आइडिया है। फरहाद को हम पर शुबा नहीं होगा कि यह सब कुछ हमारी साजिशों के बायस हुआ है। वो अमरीकी अकाबरीन को ही अपना दुश्मन समझेगा। जैक केलर ने ख्याल ख्वानी के जरिए अमरीकी अकाबरीन के एक आला अफसर को मुखातिब किया, हेलो कर्नल मार्टन, तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम सबको अच्छी तरह जानता हूँ। ख्याल ख्वानी के जरिए तमाम अकाबरीन के दिमागों में उड़ता फिरता हूँ। तुम में से कोई मुझसे छुपा हुआ नहीं है। कर्नल मार्टन ने पूछा, तुम कौन हो और मेरे पास क्यों आए हो? ये ना पूछो कि मैं कौन हूँ, बस इतना जान लो कि दुश्मन नहीं हूँ, दोस्त हूँ और तुम्हें बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचाने आया हूँ। तुमने पहले कभी मुझसे रब्ता नहीं किया, मेरे लिए अजनबी हो। पहली बार मेरे पास आते ही बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचाने की बात कर रहे हो। मुझे यकीन तो नहीं आ रहा, फिर भी मालूम करना चाहूँगा कि तुम मुझे किस नौइयत का फ़ायदा पहुँचाना चाहते हो। मुझे सोनिया का मौजूदा पता ठिकाना मालूम है। वह अपने पोते के साथ एक होटल में ठहरी हुई है। मिस्टर, तुम्हारी नज़रें धोखा खा सकती हैं। ऐसा बारहा हो चुका है कि हमने फरहाद और सोनिया को कहीं ना कहीं ट्रैप किया है। कभी उन्हें कैदी बनाया, कभी उन्हें मौत के घाट उतार दिया। बाद में पता चला कि वो असली नहीं थे, सोनिया की या फरहाद की डमी थे। तुम यकीन करो, इस बार धोखा नहीं होगा। जिस तरह कोई इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकता कि सूरज मशरिक से निकलकर मगरिब में डूब जाता है, उसी तरह यह भी एक हकीकत साबित होगी कि जिसे तुम ट्रैप करोगे, कैदी बनाओगे या मौत के घाट उतारोगे, वह असली सोनिया होगी, उसका पोता भी असली होगा। जब तुम कह रहे हो तो हम यकीन कर लेंगे, सोनिया और उसके पोते को घेर कर गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन तुम एक सवाल का जवाब दो। बोलो, क्या पूछना चाहते हो? तुम फरहाद से दुश्मनी कर रहे हो, टेलीपैथी जानते हो, ख्याल ख्वानी के जरिए किसी को भी आलाकार बनाकर सोनिया और उसके पोते को हलाक कर सकते हो, फिर खुद ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? हम फरहाद की नज़रों में नहीं आना चाहते, ना ही ये चाहते हैं कि उसे किसी भी तरह हम पर शुबा हो। इसलिए हम आलाकार के तौर पर तुम्हें इतनी बड़ी खबर सुना रहे हैं। जो कुछ करना है तुम करो, क्योंकि फरहाद के साथ तुम्हारी दुश्मनी बरसों से चली आ रही है। बेशक तमाम दुश्मन उसके मुकाबले में मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, सिर्फ एक अमेरिका है जो उसके मुकाबले पर डटा रहता है। अब बताओ, सोनिया अपने पोते के साथ कहाँ मिलेगी? उससे पहले ये सुन लो कि फरहाद ने मुझे करोड़ों डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया है, लिहाजा मैं वो नुकसान पूरा करना चाहता हूँ। अगर तुम स्विट्ज़रलैंड के एक बैंक अकाउंट में फ़ौरन ही 2 करोड़ डॉलर्स जमा करा दो तो मैं अभी उसका सही पता बता दूंगा। ये रकम तुम्हारे बैंक में ट्रांसफ़र की जाएगी, लेकिन इसमें वक्त लगेगा।
ऐसा न हो कि उस वक्त तक सोनिया हाथ से निकल जाए। ऐसा नहीं होगा। वो उस होटल के स्वीट में बहुत मुतमईन है। मैं उसके पोते के दिमाग में रहकर उसके ताज़ा तरीन हालात से बाखबर रहता हूँ। तुम मेरा मुतालबा पूरा करने की बात करो। तुम्हें इंतज़ार करना होगा। मैं दूसरे अकाबरीन से मशवरा करना चाहता हूँ। कर्नल मार्टन ने तमाम अमरीकी अकाबरीन को बारी बारी मुखातिब किया। जब उन्हें बताया कि सोनिया और उसके पोते को फ़ौरन ही बासानी गिरफ्तार करके फरहाद की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी से खेला जा सकता है, तो वह सभी इस बात पर राज़ी हो गए कि मुखबर के बैंक अकाउंट में $2 करोड़ जमा करा दिए जाएं। 1 घंटे के अंदर स्विट्ज़रलैंड के एक बैंक अकाउंट में $2 करोड़ जमा कर दिए गए। तब जैक टेलर ने उन्हें बता दिया कि चिल्ली के एक 5 स्टार होटल के स्वीट में सोनिया और अदनान मौजूद हैं। वो अमरीकी अकाबरीन से सौदा करने के दौरान में बार बार अदनान के दिमाग में जाता रहा। यह यकीन करता रहा कि वह अपनी दादी के साथ उसी होटल के स्वीट में मौजूद है। अमरीकी अकाबरीन ने ब्राज़ील के गवर्नर से रब्ता किया, फिर उससे कहा चिल्ली के एक होटल में फरहाद की वाइफ सोनिया अपने पोते के साथ मौजूद है। उस होटल को चारों तरफ से घेर कर उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाए, उन्हें फरार होने का मौका ना दिया जाए। अगर सोनिया भारी पड़ जाए और फरार होना चाहे तो फौरन ही उसे गोली मार दी जाए। ब्राज़ील के गवर्नर ने कहा, आप ये नहीं जानते कि 5 घंटे पहले फरहाद अली तैमूर ने एक त्यारे के सैकड़ों मुसाफिरों की जानें बचाई हैं। ब्राज़ील के एक बहुत ही बदनाम दहशतगर्द किंग बोगार्ड ने मेरे बेटे को अगवा किया था, उसे जान से मार डालना चाहता था। फरहाद ने मेरे बेटे को जिंदा सलामत मुझ तक पहुंचाया है। मैं उसका एहसानमंद हूं। उसकी बीवी और उसके पोते को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। एक हाकिम ने हैरानी से पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या फरहाद से बरसों से जारी रहने वाली दुश्मनी को भूल गए हो? उसने हमारे कई अहम टेलीपैथी जाने वालों को हलाक किया, हमारी कई एटमी तनसीबात को तबाह कर दिया। रूस कभी बहुत बड़ा सुपर पावर रहा था, उसने कभी हमें इतने नुकसानात नहीं पहुंचाए जितना कि फरहाद पहुंचा चुका है। तुम उन तमाम नुकसानात को भूल रहे हो। गवर्नर ने कहा, फरहाद पूरे अमेरिका का दुश्मन है, ये मैं कभी भूल नहीं सकता। लेकिन आज उसने मुझ पर जो एहसान किया है, ये भी मेरी जिंदगी में हमेशा यादगार रहेगा। मेरा एक ही बेटा है, ये मैं अच्छी तरह समझ लूं कि फरहाद ना होता तो दुनिया की कोई ताकत मेरे बेटे को जिंदा सलामत ना रख पाती। अकाबरीन में से एक ने पूछा, इसका मतलब है तुम इस सुनहरी मौके से फ़ायदा नहीं उठाओगे, हमें फरहाद को कमज़ोर बनाने का मौका नहीं दोगे? मुझे अफसोस है। फरहाद ने जितना बड़ा एहसान मुझ पर किया है, इस एहसानमंदी का तकाजा है कि मैं उसकी बीवी और पोते को नुकसान ना पहुंचाऊं, ना ही किसी को नुकसान पहुंचाने दूं। कर्नल मार्टन ने कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि फरहाद अली तैमूर और उसके टेलीपैथी जानने वाले हमें बरसों से नुकसान पहुंचाते आ रहे हैं। अगर उसने तुम्हें एक फ़ायदा पहुंचाया और तुम्हारे एक बेटे की जान बचाई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बरसों के नुकसान को फरामोश कर दें। एक और हाकिम ने कहा, हमारे और तुम्हारे दरमियान एक मजबूत सियासी रिश्ता है, तुम उस रिश्ते की नफी ना करो, उस रिश्ते को और मजबूत करो। सोनिया और उसके पोते को गिरफ्तार करके हमारे हवाले कर दो। मुझे अफसोस है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, ना ही आपको करने दूंगा। फरहाद से तुम्हारा जज्बाती लगाव पैदा हो गया है, जबकि सियासत में जज्बात को कभी अहमियत नहीं दी जाती। सियासत में ना बाप बेटे का होता है, ना भाई भाई का होता है, सिर्फ इक़्तिदार और हुक्मरानी को अहमियत दी जाती है। बहरहाल, हम तुम्हें 1 घंटे का वक्त देते हैं, तुम अच्छी तरह सोच लो। फरहाद को कमज़ोर बनाने का इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। उन्होंने ब्राज़ील के गवर्नर से रब्ता ख़त्म कर दिया, फिर फ़ौरन ही चिली शहर में मसरूफ़ सुराग रसानों से रब्ता करके बताया कि सोनिया अपने पोते के साथ किस होटल के स्वीट में मौजूद है। ब्राज़ील का गवर्नर उन्हें गिरफ्तार करने के सिलसिले में ताउन करने से इनकार कर रहे, लिहाजा वहाँ की हुकूमत से किसी किस्म का भी ताउन हासिल न किया जाए। फ़ौरन ही उस होटल को चारों तरफ से घेर कर उन दादी और पोते को गिरफ्तार कर लिया जाए। उन्होंने अपने तमाम सुराग रसानों को अच्छी तरह ताकीद की और सख्ती से कह दिया कि सोनिया को फरार होने का मौका हरगिज़ ना दिया जाए। अगर वो हमेशा की तरह हाथ से फिसलने वाली हो तो फ़ौरन ही गोली मार दी जाए। उसी वक्त अदनान की आंख खुल गई, वो उठकर बैठ गया। उसे आगाही मिली थी कि उसे होटल से चले जाना चाहिए। वो चला जाएगा तो उसकी दादी को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, वो महफूज रहेगी। उसने स्वीट के बेडरूम से निकलकर हर तरफ दादी को तलाश किया। वो एयरपोर्ट की तरफ गई हुई थी, उसे नजर नहीं आई। वो लिफ्ट के जरिए नीचे आया, फिर होटल से बाहर चला गया। चिली में रहने वाले तमाम अमरीकी जासूस मुसल्लह होकर होटल की तरफ आए थे, इससे चारों तरफ से घेर लिया था। फिर कई जासूस इस स्वीट में आए, दरवाज़ा खुला हुआ था। वो अपने अपने हथियार संभाल कर दंदनाते हुए स्वीट के अंदर पहुंचे तो वो खाली था। उसके किसी हिस्से में ना तो सोनिया थी और ना ही उसका पोता नजर आया। वो स्वीट से बाहर आकर होटल के मुख्तलिफ हिस्सों में उन्हें तलाश करने लगे। फ़ोन के जरिए उन्होंने अमरीकी अकाबरीन से कहा, शायद हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, यहाँ ना तो सोनिया और ना ही उसका पोता है। उन्होंने पूछा, क्या तुमने होटल के काउंटर पर मालूम किया था? हाँ, हमें मालूम हुआ था कि एक होटल अपने छोटे से बच्चे के साथ आई थी, लेकिन ये मालूम नहीं हो सका कि उन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है, वो दादी पोता हैं या माँ बेटा हैं। हमने स्वीट के अंदर और बाहर हर जगह उन्हें तलाश किया है। वही औरत सोनिया होगी, अपने पोते के साथ कहीं फरार हो गई है।
मालूम होता है उसे पहले ही तुम्हारी आमद की इतला मिल चुकी होगी। यकीनन ये ब्राज़ील के गवर्नर ने किया होगा। बहरहाल उन्हें पूरे चिली शहर में तलाश करो। ऐसे ही वक्त सोनिया होटल में वापस आकर अदनान को तलाश कर रही थी। पहले उसने स्वीट में देखा, उसे पता नहीं था कि मुसल्ला दुश्मन उससे पहले वहां तलाश करने की कोशिश में नाकामी के बाद अब होटल के मुख्तलिफ हिस्सों में उसे ढूंढ रहे हैं। मैं कभी अदनान के दिमाग में जाता। उस वक्त उसके अंदर मुख्तलिफ ख्यालात की लहरें ऐसे गड़मड़ हो रही थीं कि उसके बारे में कुछ मालूम नहीं किया जा सकता था। मैं फिर सोनिया के अंदर वापस आ जाता। वो होटल की काउंटर गर्ल के पास आकर बोली, मैं अपने पोते को यहाँ अपने स्वीट में छोड़कर गई थी। वो गहरी नींद में था, अब वहाँ नहीं है। क्या तुम में से किसी ने उसे बाहर जाते देखा है? काउंटर गर्ल ने कहा, ओ माय गॉड, आप वही स्वीट नंबर 7 वाली हैं जो एक छोटे बच्चे के साथ यहाँ आई थी। फॉर गॉड सेक, कहीं छुप जाएं या फिर यहाँ से चली जाएं। बहुत से मुसल्लह अफराद आपको तलाश कर रहे हैं। उस काउंटर के पास 2 अफराद खड़े हुए थे। उनमें से एक ने करीब आकर कहा, आप मैडम सोनिया हैं? सोनिया ने चौंक कर उसे देखा। मैं फौरन ही उस बोलने वाले के दिमाग में पहुंच गया। वो सोनिया से कह रहा था, आप खतरात में गिरी हुई हैं। हमें गवर्नर साहब ने हुक्म दिया था कि हम आपकी हिफाजत करें और आपको किसी महफूज पनाहगाह में पहुंचा दें। प्लीज़ हमारे साथ चलें। मैंने सोनिया के दिमाग में आकर कहा, मैं इसके मुख्तसर से चोर ख्यालात पढ़ चुका हूँ, ये दुरुस्त कह रहे। इस यहाँ के गवर्नर ने तुम्हारी हिफाजत के लिए भेजा है, फ़ौरन यहाँ से निकल चलो। वो उन 2 आदमियों के साथ जाते हुए सोच के जरिए बोली, मगर अदनान का क्या होगा? पता नहीं वो कहाँ भटक रहा है, हम उसे कैसे तलाश करेंगे? उसे किसी न किसी तरह तलाश किया जाएगा। तुम इनके साथ जाओ, मैं अभी तुम्हारे पास वापस आऊँगा। मैं ब्राज़ील के गवर्नर के पास पहुँच गया। उसे मुखातिब किया तो वो चौंक कर बोला, मिस्टर फरहाद, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं सोच रहा था कि आपसे किसी तरह रब्ता करूं। मैंने अभी देखा है आपके आदमी मेरी वाइफ को किसी महफूज पनाहगाह की तरफ ले गए हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया अदा करके मुझे शर्मिंदा न करें। आपने मेरे इकलौते बेटे की जान बचाई है। आपके बीवी बच्चों की हिफाजत करना मेरा फ़र्ज़ है। आपने मेरी वाइफ की हिफाजत के इंतजाम किए हैं, लेकिन अब एक बहुत बड़ा मसला है। मेरा पोता अदनान कहीं गुम हो गया। वो इसी शहर में है। प्लीज़ उसे तलाश करने के इंतजाम करें। उसने फ़ौरन ही पुलिस और इंटेलिजेंस वालों से रब्ता किया और कहा, पूरे शहर की नाकाबंदी कर दो। 4 या 5 बरस का बच्चा कहीं भी तनहा दिखाई दे तो उसे बाहिफाजत हमारे पास पहुंचा दो। मैंने कहा, यह ज़रूरी नहीं है कि वो तनहा हो, किसी औरत या मर्द के साथ भी हो सकता है। जब भी किसी बच्चे पर शुबा हो, आप एक फ़ोन नंबर नोट करें, उस नंबर पर इतला दें। हम फ़ौरन ही ख्याल ख्वानी के ज़रिए उस बच्चे और उसके साथ रहने वालों के दिमागों तक पहुंचकर हकीकत मालूम कर लेंगे। मैंने उसे पोरस के मोबाइल फ़ोन का नंबर दिया, फिर अपने एक ख्याल ख्वानी करने वाले से कहा कि वो ब्राज़ील के गवर्नर के अंदर मौजूद रहे। जब कोई इतला मिले तो हमें फ़ौरन बाखबर करे और ख़ुद उस बच्चे के पास पहुंचकर मालूम करे कि वो अदनान है या नहीं। पारस और पोरस इस शहर में आ चुके थे। मैंने उनके पास पहुंचकर कहा, अभी उस होटल में ना जाओ, तुम्हारी मम्मा एक महफूज पनाहगाह की तरफ गई हैं। तुम फिलहाल अपनी माँ से दूर हो। अदनान फिर कहीं गायब हो गया। कुछ दुश्मन तुम्हारी माँ के पीछे पड़ गए हैं। अब ये मालूम करना है कि वो दुश्मन कौन है। फिर मैं उस होटल के मैनेजर के अंदर आया। उस वक्त वो 3 मुसल्लह अफराद को होटल से बाहर जाते देख रहा था। मैंने उसके जरिए उन्हें मुखातिब किया। उनमें से एक ने पलट कर कहा, मालूम होता है तुमने उस औरत को और उसके बच्चे को कहीं छुपाया है। अगर ऐसा किया है तो हम तुम्हारे पूरे होटल को तबाह बर्बाद कर देंगे। उसने कहा, हम पर शुबा न करो। तुम लोगों ने होटल के ग्राउंड फ्लोर से लेकर 22वीं मंजिल तक उन्हें तलाश किया है। वो दोनों यहाँ नहीं है। प्लीज़ हमारे होटल में कोई हंगामा ना करो, वरना यहाँ आने वाले दहशत ज़दा रहेंगे। मैं उस बोलने वाले मुसल्लह शख्स के दिमाग में पहुंच गया। उसके ख्यालात ने बताया कि वह सब अमरीकी जासूस हैं। उन्हें अमरीकी अकाबरीन की तरफ से अहकामात जारी किए गए हैं कि वो उस होटल में आकर सोनिया और उसके पोते को गिरफ्तार कर लें या कत्ल कर दें। मैंने उसके ज़रिए उसके दूसरे साथियों के दिमागों में जगह बनाई। मालूम हुआ वो कोई 15 जासूस हैं। उनमें से कुछ होटल के बाहर दूर तक उन्हें तलाश करते गए हैं, बाकी कुछ होटल के अंदर हैं, कुछ होटल के अहाते और पार्किंग एरिया में भटक रहे हैं। उन सब के पास मोबाइल फ़ोन थे। वो सब मोबाइल फ़ोन के ज़रिए एक दूसरे से रब्ता कर रहे थे। ये बता रहे थे कि सोनिया उस बच्चे के साथ कहीं नज़र नहीं आ रही। मैं उनके बाहमी राब्ते के दौरान में एक एक फ़र्द के अंदर पहुंचता रहा। फिर मैं अमरीकी अकाबरीन के दिमागों में पहुंचकर उनके ख्यालात पढ़ने लगा। ये मालूम करना चाहता था कि उन्हें सोनिया और अदनान का पता ठिकाना कैसे मालूम हुआ, जबकि सोनिया अपने असली रूप में नहीं थी। अदनान को अमरीकी अकाबरीन अभी जानते नहीं थे। उन्हें कैसे मालूम हुआ कि वो चिल्ली के एक होटल में क़याम पज़ीर हैं। उनके चोर ख्यालात ने बताया कि किसी टेलीपैथी जानने वाले ने कर्नल मार्टन से रब्ता करके बताया था कि वो सोनिया और उसके पोते का मौजूदा पता ठिकाना जानता है। अगर उसे $2 करोड़ अदा किए जाएं तो वो उन्हें अभी सोनिया तक पहुंचा देगा। उन्होंने $2 करोड़ उसे अदा किए थे। यूँ सोनिया और अदनान का पता मालूम करने के बाद उन्होंने अपने तमाम मुसल्लह सुराग रसानों को उनके पीछे लगा दिया था। मैंने उन अकाबरीन को मुखातिब करते हुए कहा, तुम्हारे $2 करोड़ तो पानी में गए। अब इसके बाद तुम कितना ज़बरदस्त नुकसान उठाओगे ये तुम्हें अभी मालूम होने वाला है। वो सब परेशान हो गए। कर्नल मार्टन ने कहा, मिस्टर फरहाद, तुम हमें गलत समझ रहे हो।
हम तुम्हारी वाइफ और पोते के दुश्मन नहीं हैं। अगर कुछ मुसल्लह अफराद उन्हें तलाश कर रहे हैं और उन्हें कत्ल कर देना चाहते हैं तो उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बकवास मत करो, मैं ख्याल ख्वानी के जरिए सब कुछ मालूम कर चुका हूं। तुम लोगों के चोर ख्यालात कभी झूठ नहीं बोल सकते। चिली में तुम्हारे 15 जासूस हैं, पहले तो उनका मातम करो, फिर बाद में और बहुत कुछ होगा। वो जानते थे कि उनकी यह साजिश हमसे छुपी नहीं रहेगी, इसलिए उन्होंने अपने तमाम टेलीपैथी जानने वालों को अलर्ट रखते हुए उन्हें हदायत दी थी कि वो चिली में मौजूद 15 जासूसों के अंदर आते जाते रहें और हमें उनके ख्यालात पढ़ने का मौका ना दें। उन्हें पता ही ना चला कि मैं कब उनके दिमागों के अंदर गया और उनके अंदर की साजिश मालूम करके चलाया। अब उन्हें रह रहकर ये इत्तला मिल रही थी कि उनके जासूस वहाँ एक एक करके मारे जा रहे हैं, इस तरह कि वे एक दूसरे को मार रहे थे या फिर खुदकुशी कर रहे थे। मेरे और उन अमरीकी अकाबरीन के दरमियान हमेशा ठनी रहती थी। अभी आगे बहुत कुछ उनके खिलाफ होने वाला था और इसके अलावा ये भी मालूम करना था कि किस टेलीपैथी जानने वाले ने उन्हें सोनिया और अदनान का मौजूदा पता बताया था। उस टेलीपैथी जानने वाले तक पहुंचना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था। आला बीबी चाहती थी कि फरमान जादूगरों के चक्कर में ना पड़े। वो उसे चंडाल जोगिया से बचाए रखना चाहती थी, लिहाजा उसे अनीता से दूर रखना जरूरी था। उसने किब्रिया के जरिए अनीता पर तनवीमी अमल कराया था और उसके दिमाग में ये बात नक्श की थी कि वो फरमान को भूल जाएगी, उसका पीछा छोड़कर जोगी बड़बोले के पास चली जाएगी। ऐसा करने के बावजूद अनीता और फरमान एक दूसरे से जुदा नहीं हुए। इत्तफाक से वो दोनों ही जोगी बड़बोला के स्थान में पहुंच गए। जोगी बड़बोला ने अपने काले जादू के जरिए फरमान को अपना मामूल और गुलाम बनाया था, लेकिन उसी फरमान के हाथों मारा गया। एल्पा चाहती तो अनीता और फरमान को जुदा कर सकती थी, लेकिन जोगी बड़बोला ने कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी थी कि अनीता की आबरू खतरे में पड़ गई थी। वो नहीं चाहती थी कि बड़बोला अपने काले अमल से अनीता को अपनी दासी बनाकर उसकी आबरू से खेलता रहे। ये बड़े शर्म की बात थी। एल्पा एक औरत की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने फरमान और अनीता को मौका दिया कि वो उसके जादुई शिकंजे से निकल जाएं, उसे हलाक करके फिर एक दूसरे के हो जाएं। आला बीबी ने एल्पा से कहा, मैं उन दोनों को हमेशा के लिए जुदा कर देना चाहती थी, लेकिन सिस्टर, तुमने अनीता की आबरू बचाने के लिए उन्हें फिर एक दूसरे से मिला दिया है। तुम बहुत अजीम हो। अनीता हमारी दुश्मन ही सही, लेकिन हम उसकी इज्जत व आबरू के दुश्मन नहीं बन सकते। चलो अच्छा है, उन्हें एक दूसरे से मिलने दो। आला बीबी और फरमान की दोस्ती एक अरसे से चली आ रही थी। ये ख्याल किया जा सकता था कि शायद उनमें मोहब्बत और इश्क के जज्बात पैदा हो चुकी हैं। ऐसी कोई बात नहीं थी। आला बीबी इस दौरान में फरमान को चाहती रही थी, लेकिन उससे कभी इश्क नहीं किया था। उसे अपना बेहतरीन दोस्त समझती थी। चाहती थी कि उसे बाबा साहब के दायरे में भेजकर एक मुकम्मल तरबियत याफ्ता फाइटर बनाया जाए। फिलहाल ऐसा नहीं हो सकता था। आला बीबी ने फरमान को उसके हाल पर छोड़ दिया। वो अनीता के साथ फिर एक शहर में आया। वो उसे अपने बाप चंडाल जोगिया के पास ले जाना चाहती थी, जबकि फरमान इब्तदा ही से चंडाल जोगिया को पसंद नहीं करता था, उससे दूर रहना चाहता था। उसने अनीता से कहा, पहले हम किसी होटल में क्याम करके कुछ अरसा तन्हा वक्त गुजारेंगे, फिर सोचेंगे कि हमें कहाँ जाना है और क्या करना है। वो एक होटल के कमरे में आ गए। आला बीबी ने फरमान की लाइलमी में उस पर तनवीमी अमल करके उसके दिमाग में ये बात अच्छी तरह नक्श कर दी थी कि वो बदस्तूर चंडाल जोगिया से नफरत करता रहेगा, कभी उसके पास नहीं जाएगा। अगर अनीता उसे जबरन अपने बाप के पास ले जाना चाहेगी तो वो उसकी मोहब्बत से भी बाज आ जाएगा। दूसरी तरफ चंडाल जोगिया बहुत परेशान था। पहले तो वो काले मंत्रों के जरिए फरमान को अपनी तरफ बुला रहा था, फिर उसे पता चला कि कोई दूसरा जादूगर उसके मुकाबले पर हावी हो रहा है। उसने फरमान को अपनी तरफ खींच लिया। इन हालात में उसे अपनी बेटी की फिक्र हुई कि पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए अनीता के अंदर पहुंचना चाहा तो उसने सांस रोक ली। ख्याल ख्वानी की लहरें वापस आ गईं। वो हैरानी से सोचने लगा, मेरी बेटी ने पहले कभी ऐसा नहीं किया। वो सांस क्यों रोक रही है? क्या उस पर भी किसी ने अमल किया है? चंडाल जोगिया के बेटे हंसराज जोगिया का जिक्र हो चुका है। उनके हिंदू अकीदे के मुताबिक इंसान एक बार मरने के बाद तकरीबन 7 बार जन्म लेता है। अनीता एक नौजवान अनिल शर्मा से मोहब्बत करती थी। वो हंसराज जोगिया के हाथों मारा गया था। इसके बाद चंडाल जोगिया ने बेटी को तसल्ली दी थी कि वो गम न करे, उसका अनिल जल्द ही दूसरा जन्म लेकर इस दुनिया में आएगा। फिर इत्तफाक ये हुआ कि एक ट्रेन में दौरान सफ़र फरमान और आला बीबी का सामना अनीता और हंसराज जोगिया से हो गया। अनीता फरमान को देखते ही उस पर मर मिटी। यकीन से कहने लगी कि उसका महबूब अनिल दूसरा जन्म लेकर इस दुनिया में आ चुका है। ये हिंदुआना अकीदा है कि जब मोहब्बत करने वाले मर जाते हैं तो दूसरे जन्म में एक दूसरे से ज़रूर मिलते हैं। चंडाल जोगिया ने बेटी से कहा, नील तो एक बार मरकर दूसरा जन्म ले चुका है, अब अनीता को भी मरना होगा और दूसरा जन्म लेना होगा। या फिर क्योंकि हंसराज जोगिया ने अनिल को पिछले जन्म में कत्ल किया था, लिहाजा
हंसराज जोगिया को अपनी जान देनी होगी। अनीता एक तो मौत से बहुत डरती थी, दूसरा ये कि अनिल को दोबारा पा लेने के बाद अब मरना नहीं चाहती थी। उसने बाप से कहा, कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करो, मुझे मरने ना दो, मैं अपने अनिल को छोड़कर नहीं जाऊंगी। बाप ने अपने बेटे हंसराज को हुक्म दिया कि वो आत्महत्या यानी खुदकुशी करके अपनी जान दे दे, उसे भी दूसरा जन्म फौरन ही मिल जाएगा। हंसराज जोगिया ने बाप के हुक्म के मुताबिक चलती ट्रेन से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। चंडाल जोगिया अपने अंदर आत्मा शक्ति रखता था। उसने बेटे के मरते ही उसकी आत्मा को एक दूसरे जवान के अंदर पहुंचा दिया। इस तरह उसका बेटा मरने के फौरन बाद ही दूसरा जन्म ले चुका था। तमिलनाडु इंटेलिजेंस का चीफ बहुत बीमार था, अस्पताल में एडमिट था। बाकायदा इलाज के बाद वो जिंदा सलामत अपने घर वापस जा सकता था, लेकिन चंडाल जोगिया ने अपने काले मंत्रों के बायस उसे मार डाला। जैसे ही उसकी आत्मा बाहर निकली तो उसने अपने बेटे की आत्मा को उसके जिस्म में दाखिल कर दिया। अस्पताल में डॉक्टरों और उस बीमार के रिश्तेदारों को ये मालूम ना हो सका कि उसकी जान निकल गई थी, वो मर चुका था, फिर दूसरे ही लम्हे में जिंदा हो गया था। अब वो ऊपर से तमिलनाडु इंटेलिजेंस का चीफ था, लेकिन हकीकतन अंदर से हंसराज जोगिया बन चुका था। इंटेलिजेंस के उस चीफ का नाम रंजीत वर्मा था। वो फौरन ही बिस्तर पर उठकर बैठ गया। एक डॉक्टर उसका मुआयना कर रहा था। उसे देखकर हैरानी से बोला, अभी तो आप कमजोरी के बायस उठ नहीं पा रहे थे, यह अचानक क्या हो गया? हंसराज जोगिया ने कहा, मैं क्या बताऊं क्या हो गया? आप डॉक्टर हैं, पता नहीं आप मुझे कैसी दवाएं देते रहे हैं, शायद उनका अचानक रिएक्शन हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा तवानाई महसूस कर रहा हूँ। उस डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टरों को भी बुलाया। सबने उसका अच्छी तरह मुआयना किया। उसके रिश्तेदार भी कमरा में जमा होकर उसे हैरानी और खुशी से देख रहे थे। डॉक्टरों की समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा, यह तो चमत्कार हो गया, हम तो मायूस हो गए थे। आपके नसीब अच्छे हैं, हम आपको सेहतयाबी की मुबारकबाद देते हैं। रंजीत वर्मा की माँ ने पास आकर बेटे को सीने से लगाया, उसकी पेशानी को चूमकर डॉक्टर से पूछा, क्या हम अपने बेटे को घर ले जा सकते हैं? बेशक ले जा सकते हैं, ये तो किसी पहलू से भी बीमार नजर नहीं आ रहे। वहां रंजीत का बाप, भाई बहन सभी दिखाई दे रहे थे। एक नौजवान लड़की भी दूर खड़ी मुस्कुराकर उसे देख रही थी। हंसराज जोगिया ने सोच के जरिए अपने बाप से कहा, यहाँ सब मेरे लिए अजनबी हैं, मुझे बताओ यहाँ कौन मेरा क्या लगता है? वो लड़की मुझे ऐसे क्यों देख रही है? चंडाल जोगिया ने बारी बारी हर एक के अंदर पहुंचकर उनके मुख्तसर से ख्यालात पढ़े, फिर बेटे को बताया कि उसका किससे क्या रिश्ता है, और वो जो लड़की जरा दूर खड़ी हुई है वो उसकी मंगेतर है, उसका नाम लाजवंती है। तुझे परेशान नहीं होना चाहिए, तू अब इंटेलिजेंस के चीफ रंजीत वर्मा के दिमाग से सोचा करे और उसकी जहानत से अमल किया करेगा। अभी उनके साथ अपने आलीशान बंगले में जाओ और ऐश कर, अपने घर और बाहर के तमाम मामलात को समझ ले, मैं फिर किसी वक्त तुझसे काम लूंगा। चंडाल जोगिया ने 2 दिनों के बाद ही अपने बेटे से ख्याल खोनी के जरिए रब्ता किया, फिर कहा, मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। मैं अनिल शर्मा यानी फरमान को किसी भी तरह अपने काबू में करके उसे अपना मामूल और ताबेदार बना लेना चाहता था। ऐसा करना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन अभी पता चला कि किसी पाखंडी ने अपने काले अमल से फरमान को अपने काबू में कर लिया। हंसराज जोगिया ने हैरानी से कहा, आपसे बड़ा कोई तांत्रिक नहीं है, फिर आपके मुंह से निवाला छीन कर ले जाने की जुर्रत किसने की है? मैं अभी यही मालूम करूंगा। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तुम्हारे इंटेलिजेंस के जासूस शांति नगर में होंगे। उसने कहा, हाँ, यहाँ भी हमारे जासूस हैं। आप क्या चाहती हैं? शांति नगर से कुछ फासले पर सदियों पुराने खंडरात हैं। वहीं पहाड़ी के एक गार में जोगी बड़बोला रहता है। उसने अनीता और अनिल शर्मा को वहां देख लिया होगा। उसी ने मेरे खिलाफ कुछ ऐसा किया है कि अनीता के साथ अनिल शर्मा भी मेरे हाथ से निकल चुका है। मैं अभी शांति नगर के एक जासूस अफसर से बात करता हूँ, आप उसके अंदर पहुंच जाएं। वो भी मेरे हुक्म के मुताबिक उस गार के अंदर जाएगा। उसने वहां एक जासूस से रब्ता किया। चंडाल जोगिया ने उसकी आवाज़ सुनकर उसके दिमाग पर कब्जा जमाया, फिर उसे वहां उस गार की तरफ ले गया। वो गार वीरान होकर जोगी बड़बोला के वजूद से खाली हो चुका था। उस जासूस ने दूर तक उसे तलाश किया तो एक जगह जोगी बड़बोला की सर कुचली हुई लाश दिखाई दी। चंडाल जोगिया ने अपने बेटे से कहा, जोगी बड़बोला तो मर चुका है, किसी ने उसका सर पत्थर से कुचल दिया है, पता नहीं ऐसा किसने किया है। अगर उसने काले मंत्रों के जरिए अनिल शर्मा को अपनी तरफ बुलाया था तो मैं अंदाजे से कह सकता हूँ कि अनिल ही उसे हलाक करके और अनीता को लेकर कहीं चला गया है। फिर तो वो उसी शांति नगर के किसी होटल में होगा या उसे आसपास के शहरों में तलाश करो। मैं कई बार उनके अंदर जाने की कोशिशें कर चुका हूँ, लेकिन वो सांस रोककर मुझे भगा देते हैं। आप फिक्र ना करें, हर शहर में हमारे डिपार्टमेंट के जासूस हैं। मैं सबसे कहता हूँ कि वह तमाम होटलों में और किराए के कॉटेजेस में उनको तलाश करें। उनके बारे में जल्द ही कुछ मालूम हो सकेगा। एक बात याद रखो, जब वो मिल जाएं तो उन्हें यह कभी ना बताना कि तुम अनीता के भाई और मेरे बेटे हंसराज जोगिया हो। वो फ़ोन के जरिए तमाम छोटे बड़े शहरों के जासूसों से रब्ता करने लगा।
उन्हें अनीता और अनिल शर्मा का हुलिया भी बताया, फिर उन्हें जल्द से जल्द तलाश करने की ताकीद की। इस वक्त वो अपने बंगले में था। उसकी मंगेतर लाजवंती के माँ बाप उससे मिलने आए थे। उसे पूछ रहे थे कि कब तक शादी करने का इरादा है। रंजीत वर्मा को शादी और घर गृहस्थी से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वो दिन रात अपनी ड्यूटी में मसरूफ़ रहता था। लाजवंती उसके करीब आना चाहती थी, लेकिन वो मोहब्बत के मामले में बिल्कुल कोरा था। एक मोहब्बत करने वाली के एहसासात और जज्बात को नहीं समझता था। इसके बरक्स हंसराज जोगिया बहुत ही जज्बाती और हवस परस्त था। लाजवंती का हुस्न शबाब उसे ललचाता रहता था। उन दोनों के माँ बाप ड्राइंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे। लाजवंती उसके बेडरूम में आ गई थी। उसके आते ही हंसराज जोगिया ने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। वो परेशान होकर बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? हमारे बड़े क्या सोचेंगे? हमारे बड़े हमारे बारे में सोचने के लिए ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, वो इधर नहीं आएंगे, तुम परेशान मत हो। उसने लाजवंती को खींचकर अपने बाजू में भर लिया। वो शर्माने घबराने लगी। घबराहट के बावजूद ये सब अच्छा लग रहा था। उसने हैरानी से पूछा, रंजीत तुम्हें हुआ क्या है? पहले तो तुम ऐसे ना थे। हाँ, पहले ऐसा नहीं था, मगर तुमने ऐसा बना दिया है। तुम्हारी सुंदरता और जवानी मुझे अपनी तरफ खींचने लगी है, तो उसे और खींचने दो, मुझे और करीब आने दो। वो इसी खींचतानी में मसरूफ़ रहना चाहता था, लेकिन उसने किसी तरह खुद को छुड़ाकर दूर करते हुए कहा, मेरा भी दिल तुम्हारे लिए तड़पता है, मेरा तन मन सब कुछ तुम्हारे लिए है, लेकिन अभी नहीं, शादी के बाद। उसने पूछा, क्या तुम शादी से पहले मेरी नहीं हो? मेरी बात नहीं मानोगी? मैं तुम्हारी हूं, तुम्हारी हर बात मानूंगी, लेकिन इस बात की जिद ना करो। मैं तो जिद करूंगा। भूखे से कहती हो कि वो अपनी भूख ना मिटाए, फाके करता रहे, ये मुझसे नहीं होगा। उसने लपक कर उसे पकड़ना चाहा, लेकिन वो वहां से भागती हुई दूसरे कमरे से बाहर चली गई। चंडाल जोगी ने उसे मुखातिब करते हुए पूछा, ये क्या हो रहा है? वही हो रहा है जो आपकी जवानी में हुआ करता था। ये लड़की मुझे तड़पा रही है, तरसा रही है। गधे के बच्चे, वो तड़पाती रहेगी तो क्या तू तड़पता रहेगा? मेरा काम खराब करेगा? पहले काम की तरफ ध्यान दे। लड़कियां तो मिलती ही रहती हैं और मिलती ही रहेंगी। उसी वक्त फ़ोन की घंटी बजने लगी। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए कहा, हेलो, मैं रंजीत वर्मा बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी, सर मैं हरिपुर टाउन से बोल रहा हूँ। यहाँ के होटल के काउंटर से मालूम किया गया है, रजिस्टर में अनीता शर्मा और अनिल शर्मा का नाम लिखा हुआ है। वह रूम नंबर 11 में मौजूद है। हंसराज जोगिया ने कहा, तुम चंद सिपाहियों के साथ दूर ही दूर से उनकी निगरानी करते रहो, उनसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे हरिपुर पहुंचने में 3 घंटे लगेंगे, मेरा इंतज़ार करो। उसने रसीवर रख दिया। चंडाल जोगिया ने कहा, मैं उस जासूस के दिमाग में जा रहा हूँ। मैं उन सबके जरिए उनकी निगरानी करता रहूंगा। तुम जल्द से जल्द वहां पहुंचने की कोशिश करो। वो लिबास तब्दील करके बेडरूम से बाहर आ गया। ड्राइंग रूम से गुजरने लगा तो लाजवंती के माँ बाप ने पूछा, बेटे कहाँ जा रहे हो? उसने लाजवंती की तरफ देखा। वो शर्मा रही थी और उससे नजरें चुरा रही थी। उसने कहा, अंकल मैं शहर से बाहर झील की तरफ जा रहा हूँ, तनहा हूँ, दिल नहीं लग रहा है। क्या मैं लाजवंती को साथ ले जा सकता हूँ? हम 1 आध घंटे में वापस आ जाएंगे। लाजवंती की माँ ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर, ये तो तुम्हारी ही अमानत है। बेटी लाजवंती, जाओ रंजीत को कंपनी दो। लाजवंती परेशान हो गई। वह रंजीत के इरादों को अच्छी तरह समझ रही थी। उसने कहा, मम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपके साथ घर जाकर आराम करना चाहती हूँ। बाप ने कहा, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो फिर तुम्हें खुली फिजा में आउटिंग के लिए ज़रूर जाना चाहिए। रंजीत पहली बार कितनी मोहब्बत से तुम्हें साथ चलने को कह रहा है, जाओ बेटी, इनकार ना करो। उसने बेबसी से अपने माँ बाप को देखा। उनसे ये नहीं कह सकती थी कि यह अब पहले वाला रंजीत नहीं रहा, भूखा शेर बन गया। वैसी बातें बुजुर्गों के सामने नहीं कर सकती थी। खामोशी से चलते हुए उसके साथ आकर कार में बैठ गई। जोगिया ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाई, फिर उसे देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, सहमी हुई हिरनी की तरह क्यों बैठी हो? क्या मुझसे डर लगता है? नहीं, तुम मेरे मन मंदिर के देवता हो, तुमसे डर नहीं लगता, बस मैं मोहतात रहना चाहती हूँ। शादी से पहले ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ, हमारे दरमियान फासला रखो। वो तेज़ रफ्तारी से कार ड्राइव कर रहा था। उसे जल्द से जल्द हरिपुर टाउन पहुंचना था, लेकिन दिल में शैतान उछल रहा था। उसने सोच लिया था कि रास्ते में वाकई रेस्ट हाउस में कुछ देर कैम करेगा, उसके हुस्न शबाब से खेलेगा, फिर वहां से हरिपुर की तरफ जाएगा। वो शहर से बाहर आ गए, झील के करीब से गुजरने लगे। तब लाजवंती ने पूछा, आगे कहाँ जा रहे हैं? आप तो झील की सैर करना चाहते थे। झील की सैर क्या करनी है? तुम्हारी सैर करने का जो मज़ा आएगा उसकी बात ही कुछ और होगी। आगे 10 किलोमीटर के फासले पर एक रेस्ट हाउस है, हम वहाँ कुछ वक्त गुजारेंगे। वो परेशान होकर बोली, मैं आगे नहीं जाऊंगी, वापस चलो। लाजवंती, वापस चलने की बात ना करो। अभी अपना फैसला सुना दो कि मेरी धर्म पत्नी बनना चाहती हो या नहीं। अगर तुम आज मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं शादी से इनकार कर दूंगा। तुम कैसी खुदगर्जी की बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें सिर्फ मेरे बदन से प्यार है? क्या मेरी इज्जत व आबरू अहम नहीं है? तुम्हारी इज्जत आबरू मेरे लिए है, आज नहीं तो कल मुझे इसे मिलना है। तो फिर इंतज़ार किस बात का?
वो उसे गौर से देखकर बोली, नहीं, तुम पहले वाले रंजीत नहीं हो, बिल्कुल बदल गए हो। प्लीज गाड़ी रोको, वापस चलो। वसते हुए बोला, तुम ठीक कह रही हो, मैं वो रंजीत नहीं हूं। तुम्हारे हुस्न शबाब ने इस कदर ललचाया है कि बिल्कुल बदल गया हूं। वो चीख कर बोली, गाड़ी रोको। मैं तुमसे मोहब्बत तो कर सकती हूँ, लेकिन शादी से पहले अपनी इज्जत व आबरू तुम्हें नहीं दे सकती। गाड़ी रोको, मैं कहती हूँ, गाड़ी रोको। वो स्टीयरिंग पकड़कर उसे झटके देने लगी। गाड़ी बेकाबू होकर इधर से उधर होने लगी। उसने एक उल्टा हाथ उसके मुंह पर रसीद किया। वो थप्पड़ खाकर अपनी सीट पर गिर पड़ी। उसके माँ बाप ने कभी उसे उंगली तक नहीं लगाई थी। वो गुस्से से फट पड़ी। चीख चीख कर कहने लगी, तुम रंजीत नहीं हो, मेरे रंजीत नहीं हो, तुम कोई बहरूपी हो। गाड़ी रोको वरना मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद पड़ूंगी। पीछे से एक गाड़ी आ रही थी। उस गाड़ी ने तेज रफ्तारी से आगे बढ़कर उसका रास्ता रोका तो हंसराज जोगिया को अपनी कार रोकनी पड़ी। आगे वाली गाड़ी से 2 मुसल्लह अफराद बरामद हुए। जोगिया के पास भी रिवॉल्वर था। वो उनसे मुकाबला कर सकता था, लेकिन उसी वक्त चंडाल जोगिया ने उसके अंदर आकर पूछा, गधे के बच्चे, ये क्या हो रहा है? तुझे औरत के मामले में सब्र करने को कहा था, तू मेरा काम बिगाड़ रहा है। वो बोला, पिताजी मैं आपका ही काम करने जा रहा हूँ, लेकिन रास्ते में थोड़ी मौज मस्ती कर लूंगा तो आपका क्या बिगड़ेगा? क्या तेरे पास इतनी सी अकल नहीं है कि हरिपुर में तुझे घंटों लग जाएंगे? अगर ये 10-12 घंटों के बाद घर जाएगी तो एक हंगामा बरपा होगा। रंजीत वर्मा ऐसा नहीं था जैसा तू इन्हें बंद कर दिखा रहा है। तुझ पर शुबा किया जाएगा। क्यों मेरा काम खराब कर रहा है? मैं तुझसे बाद में निमट लूंगा। ये कहकर चंडाल जोगिया ने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया। दोनों रिवॉल्वर वाले करीब आ गए थे और लाजवंती कार से उतरकर उनके पास दौड़ती चली गई और उनसे कह रही थी, मुझे बचाओ, इस आदमी से बचाओ। ये मेरा मंगेतर है मगर पागल हो गया है, मेरी इज्जत से खेलना चाहता है। एक रिवॉल्वर वाले ने आगे बढ़कर हंस जोगिया का गिरेबान पकड़ लिया। फिर उसे झटका देते हुए कहा, तुझे शर्म नहीं आती? अपने ही घर में डाका डाल रहा है, अपनी ही मंगेतर की इज्जत लूटना चाहता है। हंसराज जोगिया कमजोर नहीं था, जिस्मानी तौर पर भी शाहजोर था। उनसे मुकाबला कर सकता था, लेकिन चंडाल जोगिया ने उस वक्त उसके दिमाग पर कब्जा जमाकर उसे अपने काबू में रखा। वो आजिजी से बोला, भाई मुझसे गलती हो गई, मैं तुमसे और अपनी मंगेतर से मुआफ़ी मांगता हूँ। मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, मुझे जाने दो। पहले अपनी मंगेतर को इज्जत आबरू से घर पहुँचाओ, उसके बाद कहीं जाओ। मेरा हरिपुर जाना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें इस लड़की से हमदर्दी है तो तुम ही इसे अपनी गाड़ी में वापस ले जाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। लाजवंती ने गुस्से से कहा, अब मुझे तुम्हारे एतराज़ करने की और शादी से इनकार करने की कोई परवाह नहीं है। मैं अपने इन 2 भाइयों से कहती हूँ कि ये मुझे मेरे घर पहुँचा दें। दूसरे रिवॉल्वर वाले ने लाजवंती के सर पर हाथ रखकर कहा, तुम हमारी छोटी बहन हो, आओ गाड़ी में बैठो, हम तुम्हें ले जाएंगे। वो उनकी गाड़ी में जाकर बैठ गई। एक ने हंसराज जोगिया से कहा, तेरी किस्मत अच्छी है कि तू इसका मंगेतर है, वरना हम तुझे अभी कुत्ते की मौत मार देते। वो दोनों गाड़ी में जाकर वापसी के लिए रवाना हो गए। उनके जाने के बाद चंडाल ने गुस्से से कहा, अब यहाँ क्यों खड़ा है? कार स्टार्ट कर और जल्द से जल्द हरिपुर पहुंच। मैं वहां नीता और अनिल शर्मा की निगरानी कर रहा हूं। वो कार में सवार होकर हरिपुर की तरफ जाने लगा। चंडाल जोगिया फिर उस जासूस के अंदर पहुंचा जो हरिपुर के एक होटल में अनीता और फरमान की निगरानी कर रहा था। उस जासूस के साथ और भी कई मुसल्ला सिपाही थे। अगर वो होटल से निकलकर किसी दूसरे शहर की तरफ जाना चाहते तो वो सिपाही उनका रास्ता रोक सकते थे। फिलहाल वो उनसे दूर थे। चंडाल जोगिया नहीं चाहता था कि ख्वामखा उन्हें रोका टोका जाए। वो उनकी गफलत से फ़ायदा उठाना चाहता था। उसे अपनी बेटी के दिमाग में जगह नहीं मिल रही थी, वरना वो उसके ख्यालात पढ़कर मालूम कर सकता था कि आइंदा वो कहाँ जाना और क्या करना चाहती हैं। चंडाल जोगिया को शुबा था कि आला बीबी अनीता और अनिल के दिमागों को लॉक करके ख्याल ख्वानी के जरिए उनकी निगरानी कर रही है। अगर वो बेटी को अपनी तरफ माइल करना चाहेगा तो आला बीबी ज़रूर रास्ते की दीवार बनेगी। उससे किस तरह निमटना चाहिए, वो यही तदबीर सोच रहा था। उसने जासूस के जरिए देखा फरमान रूम नंबर 11 से बाहर आया था। फिर वो काउंटर के पास आकर पूछ रहा था, क्या यहाँ कोई डॉक्टर होगा? मेरी वाइफ के पेट में शदीद दर्द हो रहा है, वो तकलीफ से बेचैन है, मुझे फ़ौरन डॉक्टर की ज़रूरत है। काउंटर गर्ल ने कहा, परेशान ना हो, मैं अभी फ़ोन करके डॉक्टर को बुलवाती हूँ। ये सुनते ही चंडाल जोगिया नीता के दिमाग में पहुंच गया। वो तकलीफ की शिद्दत से सांस नहीं रोक सकती थी, इसलिए उसके ख्यालात पढ़ने का मौका मिल गया। उसके ख्यालात ने बताया कि अनिल शर्मा यानी फरमान उसकी बेटी को भगाकर अपने बाप से बदजन कर रहा है। उसने अनीता से कह दिया कि वो चंडाल जोगिया के पास नहीं जाएगा और ना ही उसे जाने देगा। अगर अनीता को उससे मोहब्बत है तो वो बाप के पास जाने का ख्याल दिल से निकाल दे। उसने अनीता को मुखातिब किया, बेटी मैं तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ। मैंने सिर्फ बाप बनकर ही नहीं, माँ बनकर भी तुम्हें पाला है। तुम्हें मोहब्बतें देने में किसी बात की कमी नहीं की। क्या तुम मुझे अनिल की खातिर छोड़ दोगी? मैं तो तुमसे ये नहीं कहता कि मेरी खातिर अनिल को छोड़ दो। पिताजी मैं बहुत मजबूर हूँ, अनिल की किसी बात से इनकार नहीं कर सकती। अगर करूंगी तो ये नाराज़ हो जाएगा, मुझे छोड़कर अपनी कज़न के पास चला जाएगा। तुम ख्वामख्वाह डर रही हो, वो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा।
मैं इसे अपने काले अमल से इस तरह बांध कर रखूंगा कि वो हमेशा तुम्हारा गुलाम बनकर रहेगा। नहीं पिताजी, मैं इसे आपके जादू से नहीं, सिर्फ अपनी मोहब्बत से अपना बनाना चाहती हूँ। आप मुझसे वादा करें कि कभी इस पर काला अमल नहीं करेंगे। वो आपकी इन्हीं हरकतों के बायस आपसे नफरत करता है। मुझ पर भरोसा करें, मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा करूंगी। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो मेरी एक बात मान लो, अपने बाप को अपने अंदर आने से ना रोका करो। तुम क्यों सांस रोक लेती हो? मैं मजबूर हूँ। मैं नहीं जानती कि क्यों सांस रोक लेती हूँ। बस पराई सोच को महसूस करते ही खुद ब खुद मेरी सांस रुक जाती है। मैं अनिल की कज़न के बारे में बहुत कुछ मालूम कर चुका हूँ। उसका नाम आला बीबी है और वो फरहाद अली तैमूर की बेटी है। तुमसे दुश्मनी कर रही है। उसने तनवीमी अमल के ज़रिए तुम्हारे दिमाग को लॉक कर दिया है और तुम्हारे जहन में ये बात नक्श कर दिया है कि किसी भी पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लिया करोगी, और तुम बेख्तियार यही करती हो। पिताजी, अनिल की हर बात मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। मैं इसके हुक्म के मुताबिक आपसे दूर रहूंगी, मगर आपके लिए मेरा दिल तड़पता रहेगा। आप मेरी बात मान लें, इस पर काला अमल ना करें। मैं रफ्ता रफ्ता इसे आपकी तरफ माइल कर लूंगी। बेटी, ये तुम्हारी खुशफहमी है। वो कभी मेरी तरफ माइल नहीं होगा, ना ही आला बीबी से मेरी तरफ झुकने देगी। तुम कभी अनिल से ये नहीं कहना कि मैं तुम्हारे दिमाग में आकर तुमसे बातें करता रहा था। आइंदा भी मुझे मौका मिलेगा और तुम मुझे अपने अंदर आने दोगी तो ये मामला हम बाप बेटी के दरमियान ही रहेगा। वो जवाबन कुछ कहना चाहती थी लेकिन चुप हो गई। फरमान एक डॉक्टर के साथ कमरे में आया था। उसने पूछा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या अब भी तकलीफ है? नहीं, पेट का दर्द अचानक ही गायब हो गया है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ताज्जुब है, अभी तो तुम तकलीफ से तड़प रही थी। फिर उसने डॉक्टर से कहा, प्लीज़ आप इसे चेक करें। डॉक्टर ने उसका मुआयना किया, उससे चंद सवालात किए, फिर कहा, यह तो बिल्कुल ठीक है। वैसे एहतियातन मैं कुछ दवाएं लिख देता हूँ। कभी तकलीफ हो तो उनके इस्तेमाल से फ़ौरन ही आराम आ जाएगा। वह नुस्खा देकर और अपनी फीस लेकर चला गया। फरमान ने उसके जाने के बाद अनीता को घूर कर देखा, फिर पूछा, सच बताओ, क्या वाकई तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा था? हाँ, मैं सच कहती हूँ। तुम मुझ पर शुबा क्यों कर रहे हो? क्या मैं कोई नाटक कर रही थी? तुम पर इसलिए शुबा कर रहा हूँ कि तुम एक कमज़ोर दिमाग की लड़की हो। तुम्हारा बाप किसी वक्त भी तुम्हारे अंदर आकर तुम्हें बहला फुसला सकता है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लिया करती हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि जब जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो और तकलीफ बढ़ गई हो तो पराई सोच की लहरें अव्वल तो महसूस नहीं होती, अगर महसूस हो तब भी उन्हें सांस रोक कर भगाया नहीं जा सकता। प्लीज़ अनिल, मुझ पर शुबा ना करो। अगर कर रहे हो तो मुझसे बात ना करो। मैं नाकाबिल एतमाद हूँ, मुझे छोड़कर चले जाओ। वो उसके पास आकर बैठते हुए बोला, मैं चला जाऊँगा तो क्या मेरे बगैर रह सकोगी? ना रह सकी तो अपनी जान पर खेल जाऊंगी। उसने यकबारगी उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। दो चाहने वाले शायद इसलिए एक दूसरे को सीने से लगाती हैं कि प्यार सीना ब सीना चलता रहता है। चंडाल जोगिया बेटी के दिमाग से निकलकर सोचने लगा, जब ये दिमागी तवानाई हासिल करेगी तो मेरा रास्ता रोकने लगेगी, मुझे अपने अंदर नहीं आने देगी। समझ नहीं आती अपनी बेटी को किस तरह काबू में रखूं। जब फरमान डॉक्टर को लेने गया था तब वो अपनी बेटी के दिमाग में हल्का सा जल्जला पैदा करके उसे कमज़ोर बना सकता था। उस पर मुख्तसर सा तनवीमी अमल करके अपने काबू में रखने का रास्ता हमवार कर सकता था, लेकिन वो बाप था, अपनी बेटी को किसी भी तरह की अजियत नहीं पहुंचा सकता था। अब इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वो सब्र से अपने बेटे हंसराज जोगिया का इंतज़ार करता। उसके आने के बाद ही वो अब कुछ कर सकता था।